हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मींस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। आज हम कवर कर रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 9th की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स कवर कर ली है, और क्लास 10th की जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें से चैप्टर 1 और 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 1 था उसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि जो भी क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, उसके क्या क्या डायमेंशन होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, गवर्नमेंट कैसे डेवलपमेंट कर सकती है, ये सब। और क्लास 2 में जो चैप्टर 2 में हमने जो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के वो पढ़े, इंडियन इकोनॉमी के जो भी चैप्टर्स है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उनका जो कंपैरिजन है वो किया हमने। और बाद में जो उनका जो भी शेयर होता है जीडीपी में, ठीक है, उनका एम्प्लॉयमेंट का कंपैरिजन किया हमने, ये सब देखा, ठीक है। और आज हम चैप्टर 3 में और चैप्टर 4 में क्या कवर करने वाले हैं ये आपको बताता हूँ मैं। कि चैप्टर 3 में आएगा जो भी हमारा मनी और क्रेडिट होता है वो, ठीक है, मतलब बेसिक्स हो गए ये, आगे जाके हम एग्जॉस्टिवली पढ़ेंगे, अभी ये बेसिक्स हमारा क्लियर करेगा, ठीक है। और चैप्टर 4 में क्या होगा कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 से हम, मनी और क्रेडिट, ठीक है। चलिए, हमको पता है कि हम जो मनी होता है वो
एक्चुअली मनी जो होता है हम बार बार सुनते हैं, ठीक है। और मनी का यूज़ कैसे करते हैं हम? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से हम मनी का यूज़ करते हैं। क्यों मनी का ही यूज़ करते हैं हम डे टू डे लाइफ में जो ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी हमें चीज़ें लेनी हो या सेवाएं हमें उपलब्ध करानी हो, तो हम उसका मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो मनी के बदले में करते हैं। कोई चीज़ हम खरीदते हैं, कोई सर्विस हम लेते हैं किसी की, तो उसके बदले में हम उसको पैसा देते हैं, ठीक है। तो जो डे टू डे ट्रांजैक्शन हुआ, हमारा जो ट्रेड का ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें मनी इन्वॉल्व रहता है, मनी का, ठीक है। रिटर्न में जो भी सर्विस देता है, जो भी प्रोडक्ट बेचता है, उसको जो रिटर्न में मनी चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है उसका अपना। तो हम मनी ही क्यों यूज़ करते हैं? ये जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन का मतलब जो भी प्रोसेस है, उसमें सिर्फ मनी ही क्यों यूज़ करते हैं? कोई दूसरा चीज़ हम यूज़ क्यों नहीं करते, ठीक है। ये एक ऐसी बात है, इसका कारण ये है कि जो जिसको हम मनी दे रहे हैं, वो पर्सन भी जो उस मनी के साथ किसी भी चीज़ का ट्रांजैक्शन आगे कर सकता है। जैसे हमने मनी के ट्रांजैक्शन के साथ जो गुड्स और मतलब कोई प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल कराई अपने लिए, वैसे वो भी इंसान मनी के साथ अपने लिए भी जो प्रोडक्ट और सेवाएं खरीद सकता है, ठीक है। वो कोई दूसरी चीज़ अगर किसी को देगा, मतलब कोई शॉपकीपर हो, ठीक है, उसको कोई मतलब अपने जो शॉप में कोई भी सर्विस चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस चाहिए, तो इलेक्ट्रिशियन को बुला के वो सर्विस कराए लगा, तो उसके बदले में वो भी पैसे ही देगा ना। वो कोई ऐसा तो नहीं करेगा कि वो 1 kg गेहूँ दे देगा, ठीक है। तो इसलिए हम मनी यूज़ करते हैं, ठीक है, कि मनी मतलब यूनिवर्सल, ये एक मीडियम है ट्रांजैक्शन का, ठीक है। किसी भी एक्सचेंज में मनी इसीलिए इन्वॉल्व होता है कि सामने वाला भी अब वो उस मनी का उपयोग करके अपने लिए भी जो भी सर्विसेज है और प्रोडक्ट्स है वो खरीद सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम मनी यूज़ ना करें तो क्या होगा? अगर मनी यूज़ ना करें, कोई दूसरी सिस्टम जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ हम दे दे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कि अगर कोई मतलब कोई फार्मर है, ठीक है, और दूसरा है जो शू बेचता है, ठीक है, जो चप्पल बेचने वाला है, वो अगर फार्मर को शू चाहिए, ठीक है, तो वो शॉप के जो शू बेचने वाला है उससे खरीदेगा, जो चप्पल बेचने वाला है वो उससे खरीदेगा। लेकिन शू वाले को फार्मर गेहूं दे रहा है उसको पैसा नहीं दे रहा, ठीक है। ये बार्टर सिस्टम हुई, जैसे कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी, ऐसा हुआ ना। तो अगर शू वाले को वो गेहूं नहीं चाहिए, तो क्या हुआ कि एक के सामने तो वांट है कि वो इसको ये चाहिए जो कि सामने वाले के पास है, लेकिन इसको ये नहीं चाहिए, जो फार्मर का जो गेहूं था उसको ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो मतलब बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या रहता है कि दोनों पार्टी को एक दूसरे के पास जो कमोडिटी होती है वो दोनों पार्टी को चाहिए होती है, ठीक है। एक के पास कमोडिटी हो दूसरे को चाहिए, लेकिन दूसरे के पास जो कमोडिटी वो पहले को नहीं चाहिए, तो ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए ये बार्टर सिस्टम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। अब जिसमें मनी यूज़ होता है, ठीक है, मतलब जो किसी भी इकोनॉमी में आज मतलब एंशियंट टाइम में तो वो बार्टर सिस्टम ही यूज़ होती थी, लेकिन आज तो मनी ही यूज़ होता है हर कोई इकोनॉमी में, ठीक है। तो जिस सिस्टम में इकोनॉमी में मनी यूज़ होता है, वहाँ पर डबल जो कोइंसिडेंस का वांट था कि वो इसको एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। क्योंकि मनी तो हर किसी को चाहिए, वो कोई भी सर्विस के बदले वो मनी तो ले ही लेगा, ठीक है। इसका कोई प्रॉब्लम उसे नहीं होगा। ये अगर फार्मर अगर इसे पैसे दे देता तो शू वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का जो प्रॉब्लम रहता है बार्टर सिस्टम का, वो एलिमिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब मनी यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसे मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मनी हुआ वो ट्रांजैक्शन का ये जो मीडियम है इस तरह से यूज़ होता है कि जो कि पूरा प्रोसेस हुआ, जो भी ये लेन देन हुई, उसमें मनी इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। एक चीज़ के बदले वो मनी जो इंटरमीडिएट मीडियम होता है वो दिया जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसीलिए वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, विनिमय का माध्यम की कहा जाता है उसे, ठीक है। कि उसके हेल्प से ही विनिमय हो सकता है, ठीक है। हम बात करते हैं कि अगर आज मॉडर्न ज़माने में मनी के रूप क्या क्या है, ठीक है। हम मनी अगर देखें तो अगर हम मनी शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि जो पैसों का नोट होता है और जो कॉइन होता है वो। लेकिन ऐसा सिर्फ नहीं है, मनी के टाइप फॉर्म्स होते हैं अलग अलग। मैं आपको बताता हूँ कि जब कॉइन्स नहीं थे एंशियंट टाइम्स में, तो पहले ऑब्जेक्ट्स होते थे, मतलब कोई पॉल्स होंगे, कोई स्टोन्स होंगे, कोई प्रेशियस चीज़ें होगी, या कभी कभी केटल जो पशुधन होता है वो उसको भी मनी के हिसाब से यूज़ किया जाता था,
अगर कोई किसान ने लैंड खरीदा तो वो अपने पास जो कैटल है वो सामने बेचेगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले के ज़माने में मनी का मतलब मनी इस फॉर्म में यूज़ होता था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि डेवलपमेंट हुआ और जो मेटालिक कॉइन्स है, जो हम देखते हैं ना कि कुषाण और उन लोगों ने जो गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए थे, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, ये सब आए, इसको हम बोलते हैं मेटालिक कॉइन्स, ठीक है। अब अब उसके फॉर्म क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है करेंसी। करेंसी के फॉर्म में क्या हम कह सकते हैं कि जो पेपर नोट्स है वो मतलब, और जो कॉइन होता है वो जो जो मतलब पैसों का जो नोट्स होते हैं वो, और जो कॉइन्स होते हैं जो हम मतलब सिक्के बोलते हैं, वो सब, ठीक है। जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, जो अपना जो करेंसी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक्सेप्ट क्यों होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, जो हमने वो लिखा रहता है ना कि मैं इसको धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, ठीक है। तो मतलब ये गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज किया होता है कि जो भी करेंसी नोट्स है, जो भी सिक्के हैं, ठीक है, इसीलिए वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है पूरी कंट्री में, ठीक है। चलिए, अब इंडिया में क्या है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, वो करेंसी नोट्स इश्यू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, मतलब वो जो भी केंद्र सरकार के ओर से करेंसी नोट जारी करती है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। अब उसके अलावा भी क्या है कि जो 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 यूज़ ऑफ रूपी है, मतलब रूपी का उपयोग है एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, ये रिफ्यूज़ कोई नहीं कर सकता। कोई रुपए लेने से मना नहीं कर सकता कि नहीं, ये 10 रुपये को मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं लूँगा, आप कुछ मुझे और दो, ठीक है। उसको अगर पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। पैसे एक ऐसी लीगलाइज, मतलब ये एक लीगल टेंडर है, ठीक है, कि उसको कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। अब कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में पैसे लेने से मना नहीं करता, मतलब उस मोड के पेमेंट से लेने से मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, कि नहीं आप मुझे पैसा नहीं कुछ और चीज़ दो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, अब दूसरा फॉर्म क्या है कि डिपॉजिट विथ बैंक्स। हम सब ने देखा है कि हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, जो कोई फिक्स जो डिपॉजिट होती है, एफडी हम बोलते हैं, ये सब क्या है, ये डिपॉजिट्स विथ बैंक है, ठीक है। तो ये एक अनदर फॉर्म है, मतलब हमारे पैसे तो है लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बैंक में है। हम जब जाएंगे बैंक में चेक देंगे या एटीएम से जब जब चाहे तब उसमें से निकाल सकते हैं, तो ये भी एक तरह का मनी हुआ, ठीक है। ये मनी जो डिपॉजिट हुआ है बैंकों के साथ, ये मनी है, ठीक है। मतलब ये हमारे हाथ में फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, ये बैंकों में पड़ा रहता है, ठीक है। ये डिपॉजिट क्यों होता है, हमें हर वक्त हमारे पास जितना सारा पैसा है वो उन सारे पैसों की ज़रूरत नहीं होती। अगर मेरी सैलरी 10,000 है तो उसमें से मुझे कोई 10,000 डायरेक्टली यूज़ नहीं करने होते, ठीक है। मुझे 2,000 चाहिए, 4,000 चाहिए होंगे अपने मंथली एक्सपेंस के लिए, तो बाकी जो 6,000 बचे उसका मैं क्या करूँगा, तो उस एक्स्ट्रा मनी को मैं बैंक में रख दूंगा, जो भी अकाउंट अपने नाम पे बना के, ये सब, ठीक है। और बैंक भी उस पर मुझे इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अब जो उसका एक फीचर होता है कि जो डिपॉजिट होता है बैंक में, वो हम विथड्रॉ कर सकते हैं जब भी हमें डिमांड हो। जब भी हम बैंक को कहे कि मुझे पैसा चाहिए, हम चेक दे के पैसा उठा सकते हैं, सेल्फ चेक लिख के, या तो फिर डेबिट कार्ड से पैसा मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब हमारी डिमांड पे हमें वापस मिल सकता है, तो इसको हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं, ठीक है, कि मांग जमा कहा जाता है। जब भी हमारी मांग हो तो वो जो जमा हुआ पैसा है हमारा बैंकों के साथ, वो बैंक हमें दे देती है, ठीक है। तो इसीलिए इसे मांग जमा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब एक और फैसिलिटी है डिमांड डिपॉजिट की, जो भी मतलब जो हमारा पैसा, डिमांड डिपॉजिट मतलब जो भी हमारा पैसा बैंक में है, ठीक है। एक ऐसी एक फैसिलिटी है जिसके कारण उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जा सकता है। उसका ये फैसिलिटी है चेक फैसिलिटी। मतलब अगर मैं अकाउंट पे वाला चेक लिख दूँ, तो मैं सामने वाला को एक एसी पे वाला चेक लिख दूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बैंक जो है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। मैंने क्या किया कि मतलब मैंने उसको एक्चुअल फिजिकल रुपीस नहीं दिए, जो भी मेरे अकाउंट में थे उससे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली फिजिकल पेमेंट तो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो डायरेक्ट सेटल हुआ पेमेंट मेरा विदाउट यूज़ ऑफ कैश, ठीक है। पैसों का ट्रांजेक्शन तो हुआ लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, मतलब ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि उसमें उसके कारण भी उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, ठीक है। कि चेक भी उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ ना, मैंने वो सामने वाले को चेक दे दिया, तो क्या हुआ कि उसको भी
पैसे मिल गए अपने अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरह से ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं बैंकों की लोन एक्टिविटीज़। जैसे हम पैसे मतलब बैंकों में रखते हैं, वैसे बैंक भी दूसरे लोगों को पैसा देती है लोन के हिसाब से। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि जो हम डिपॉजिट्स रखते हैं, माना कि 100 लोगों ने जो डिपॉजिट रखी, ठीक है, बैंकों के पास आज 1000 रुपये की डिपॉजिट है, 10-10 रुपये की 100 लोगों ने ऐसी डिपॉजिट रखी, ठीक है। तो क्या ये 1000 रुपये है वो बैंक अपने पास रखेगा? नहीं। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि 1000 रुपये देने वाले तो सामने 1000 रुपये लेने वाले भी नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या हो करेगा बैंक, जो भी उनको कुछ मतलब जो भी डेली उनका कैलकुलेशन होता है कि डेली हमें कितनी लिक्विडिटी चाहिए, तो उतना जो लिक्विडिटी होता है वो अपने पास रख देता है कि 200 रुपये लोग रोज़ लेने आते हैं लोग, ठीक है। तो 200 रुपये वो अपने पास लिक्विडिटी के तौर पे रख देगा, बाकी के जो 800 रुपये है वो लोगों को लोन दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरे वो मतलब मोटे मोटे तौर पे ये प्रोसेस होती है लोन की, ठीक है। कि जो बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट्स आती है उसमें से कुछ पोर्शन जो होता है वो अपने पास रख लेता है कैश फॉर्म में, ठीक है। और वो रेशियोज बनेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का जब जो हम अभी कोर इकोनॉमिक्स शुरू होगा हमारा तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मोटे मोटे तौर पे हम समझ सकते हैं कि ये जो कुछ प्रोपोर्शन में वो अपने पास पैसा रख लेता है और बाकी का जो पैसा है वो लोन के तौर पे बांट देता है लोगों को, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, लोग जैसे बैंकों में पैसा रखते होंगे, ठीक है, उस तरह से लोगों को वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए पैसा चाहिए भी होता है, तो वो बैंकों से लोन लेते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को बैंक लोन देता है जो भी एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट में है उनसे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ना कि जो स्मॉल प्रोपोर्शन होता है वो बैंक कैश का वो अपने पास रख लेता है, ठीक है। वो इसलिए रखता है कि जो बाकी डिपॉजिटर्स भी आएंगे तो सही ना, कोई लेने भी आएगा, ठीक है। 1000 रुपये की डिपॉजिट आई थी तो सामने कोई लेने भी आ सकता है कल को, ठीक है, कि लाओ मुझे दे दो, 150 रुपये मुझे चाहिए। तो अगर हज़ारों रुपये जो भी जितनी भी टोटल डिपॉजिट है उसका लोन दे दिया तो जो भी लेने आया है उसको वो कैसे वापस रुपये देंगे, इसीलिए ये प्रोपोर्शन अलग से उसे रखना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी का जो बैंक से बाकी का जो बचता है वो लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में बैंक यूज़ कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये मतलब मोटे मोटे तौर पे हुई बैंकों की ऋण गतिविधि है, मतलब लोन की एक्टिविटी है बैंकों की वो, ठीक है। अब ये एक इसका प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि जो जिसके पास ज़्यादा रुपए है उससे जो जिसको चाहिए जिसके पास कम रुपए है वहाँ पर रुपए डाइवर्ट करता है, ठीक है। जो डिपॉजिटर्स है उनका रुपया जो बोरोवर्स है वहाँ पे डाइवर्ट करता है, ठीक है। एक तरह की ये एक्टिविटी हुई ना, ठीक है। अब जो लोन लेते हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब जो डिपॉजिट करते हैं उनको भी बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो लोन ले रहे हैं उनको वो सामने इंटरेस्ट देंगे बैंकों को, ठीक है। जब लोन का रिपेमेंट होगा तब वो प्रिंसिपल के साथ भी जो भी इंटरेस्ट देगा वो इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो बोरोवर को जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है मतलब लोन पे, वो इंटरेस्ट रेट जो भी डिपॉजिटर का इंटरेस्ट रेट है, मतलब सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। इस तरह से बैंक अपना प्रॉफिट भी कमाती है। आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं, ठीक है। आपको उदाहरण देता हूँ मैं कि मतलब अगर 100 रुपये का जो भी डिपॉजिट हुआ, ठीक है, तो उसको बैंक जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें मान लीजिए कि वो 4% इंटरेस्ट देता है। अब ये जो 100 रुपये में से अगर 80 रुपये वो बैंकों को जो भी जो लोन देगा, ठीक है, तो उस लोन का इंटरेस्ट रेट वो रखेगा 6%, ठीक है। हायर हुआ ना, वो सेविंग्स अकाउंट से ये हायर हुआ, ठीक है। तो उसमें इसको कितना होगा जो चार्ज होगा, उसमें 4 रुपये उसका बैंक इंटरेस्ट देगा किसको, डिपॉजिटर को। और जो 6% मतलब 80 का 6% 4.8, ठीक है, तो इतना उसको इंटरेस्ट सामने मिलेगा। तो इसका जो डिफरेंस हुआ, ठीक है, जो 4.8 और जो 4 का डिफरेंस हुआ, ठीक है, 0.8, तो ये क्या हुआ, बैंक का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। वो बैंक ऐसे कमाता है कि इसके डिफरेंस जो ये डिफरेंस है जो इंटरेस्ट का बोरोवर और डिपॉजिटर का, ये इनकी इनकम का मेन सोर्स होता है, इनकी आय का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये प्रोसेस दिखाई गई है कि जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो बैंकों में डिपॉजिट रखते हैं, ठीक है। लोग लोन लेते हैं जो बोरोवर्स होते हैं वो, ठीक है। अब वो रीपेमेंट करते हैं इंटरेस्ट के साथ। बैंक भी जो विथड्रॉ करने आता है पैसा उसको जो
जो मतलब लोग भी आते हैं वो अपने अकाउंट में से पैसा निकालते हैं और उनको वो अकाउंट जो भी सेविंग अकाउंट होता है उसको उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ ये लोन वाली जो क्रेडिट की जो टोटल मतलब लोन मतलब क्रेडिट। ठीक है, तो उस क्रेडिट में दो तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ ये कौन सी, मतलब पहले हम सोचते हैं कि लोन क्या होती है। लोन क्या है कि जो सप्लाई मतलब जो मनी लेंडर होता है, ठीक है, उसको बोरोवर को क्या देता है कि कुछ भी मनी देता है, गुड्स देता है या सर्विस देता है, किस किस अपेक्षा में कि वो फ्यूचर में उसका रीपेमेंट करेगा। ठीक है, अगर बैंक आज 100 रुपये मुझे लोन देता है तो उसको मतलब वो एक्सपेक्टेशन होगा उनका कि मैं 100 रुपये भविष्य में चुका दूंगा ब्याज के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये एक क्रेडिट, इसको हम क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, किसी को पैसा देना, किसी को कोई गुड्स देना, किसी को कोई सर्विस देना बाकी पे, मतलब वो जो उधार बोलते हैं ना वो। ठीक है, कि वो भविष्य में चुका देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्रेडिट। ठीक है, अब उसमें दो सिचुएशन क्रिएट होती है, पहली है पॉजिटिव सिचुएशन, दूसरी है नेगेटिव सिचुएशन। मोटे मोटे तौर पे मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव सिचुएशन में क्या होता है हम बाद में समझते हैं। अभी पॉजिटिव सिचुएशन में ये होता है कि जो भी लोन लेने वाला है वो लोन अच्छे से लेता है और उसका जो प्रॉफिट बढ़ता है और जो उसका जो मतलब उसकी इनकम बढ़ती है, और बाद में क्या होता है वो प्रॉफिट, वो जो लोन होती है वो चुका देता है इंटरेस्ट के साथ। नेगेटिव सिचुएशन में क्या होता है कि जो ज़्यादातर जो लोन ली जाती है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ली जाती है और उसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है और वो कभी वो इंसान लोन चुका नहीं पाता, तो वो पॉवर्टी के साइकिल में फंस जाता है। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन हुई। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसको अपनी आज उसके पास अच्छी सी इंडस्ट्री है तो सही, लेकिन उसे और मनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, लोन लेगा। उसके पास इंडस्ट्री तो है ही, ठीक है, तो वो क्या लोन लेगा आगे। उससे क्या होगा कि उसका प्रोडक्शन और बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या होगा कि वो जब प्रॉफिट उसका अच्छा होगा तो वो लोन वापस चुका देगा। ठीक है, उसकी अपनी इनकम भी बढ़ी उस लोन के कारण। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव सिचुएशन हुई, आज लोन ली उसने, भविष्य में चुका दी और साथ में अपना डेवलपमेंट भी कर लिया। अब नेगेटिव सिचुएशन में आप देखें, जो स्मॉल फार्मर्स है उसने अगर मनी उधार लिया पैसा, ठीक है, मतलब कोई मनी लेंडर से लिया। ज़्यादातर ऐसा चलता है कि जो ये गरीब गरीब परिवार के होते हैं वो जो भी मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में से लोन लेते हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने कोई ऐसा जो भी हम बोलते हैं लैंडलॉर्ड या कोई इससे पैसा लिया, तो क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। अब जो फार्मर ने लिया होगा वो अपनी एग्रीकल्चर के लिए लिया होगा, और एग्रीकल्चर तो मानसून पे आधारित है। ठीक है, अगर बरसात अच्छी नहीं हुई, क्रॉप हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ और उसको कोई कुछ मतलब ज़्यादा अच्छा कोई क्रॉपिंग नहीं हुआ उसका, ठीक है, तो उसको लॉस जाएगा उसमें, अब वो लोन चुका नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर से वो मतलब ये साइकिल में फंसता जाएगा। ये जो पॉवर्टी की साइकिल है, वो देनदारी की साइकिल है, डेप्ट की साइकिल है, उसमें फंसता जाएगा। तो ये हुई एक नकारात्मक स्थिति। ठीक है, चलिए अब ये जो नकारात्मक स्थिति या सकारात्मक स्थिति मतलब क्रिएट होगी, मतलब जो भी क्रेडिट है वो यूज़फुल होगी और नहीं। अगर यूज़फुल हुई क्रेडिट, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट का हमने उदाहरण दिया, उसको यूज़फुल हुई, तो यूज़फुल हुई मतलब पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट हुई। अगर यूज़फुल नहीं हुई मतलब नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हुई, जैसे कि स्मॉल फार्मर के एग्जाम्पल में। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है कि जो सिचुएशन का रिस्क कितना है और उसमें सपोर्ट है कि नहीं, हम उसके बैकग्राउंड में सपोर्ट है कि नहीं। अगर कुछ लॉस होता है, उसका कुछ नुकसान होता है तो भी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इंडस्ट्रियलिस्ट का उदाहरण दिया, उसमें क्या था कि सिचुएशन में रिस्क कम था। क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छी इंडस्ट्री पहले से ही थी। ठीक है, तो उसका क्या होगा कि अगर कुछ लॉस भी होगा तो उसके पास सपोर्ट होगा, उसका अपना भी सेविंग्स तो होगा, ठीक है, जिससे वो चुका सके। अब जो स्मॉल फार्मर था उसकी सिचुएशन क्या थी कि वो तो एग्रीकल्चर पे निर्भर करता है, और एग्रीकल्चर इन इट सेल्फ मानसून पे निर्भर करता है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है उसमें। ठीक है, मानसून अच्छे से ना हो तो क्रॉप भी अच्छे से नहीं होगा, मतलब हार्वेस्ट अच्छे से नहीं होगा, वो क्रॉप फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें रिस्क ज़्यादा था। ठीक है, और उसका बैकग्राउंड में कोई सपोर्ट भी नहीं है, मतलब वो खुद पुअर है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में अगर लॉस हो तो उसके पास कोई एसेट भी नहीं होगा और कुछ कोलेट्रल भी नहीं होगा, ये कुछ उसके पास होगा नहीं। ठीक है, तो ये ज़्यादा, तो ये मतलब ये यूज़फुल नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसी ऐसी संभावना है कि यूज़फुल नहीं हो सकता, मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि ऐसा ही होगा, ऐसी संभावना है कि यूज़फुल नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रेडिट की शर्तों की। लोन की जो कंडीशन की तो बात की, सॉरी
जो क्रेडिट सिचुएशन थी उसकी बात की। अब उसकी जो टर्म्स है, ठीक है, कुछ कोई लोन ऐसे तो नहीं देगा, उसकी कोई शर्तें होंगी जो पूरी करनी पड़ेगी किसी भी जो भी लोन लेने वाला है उसको, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं अभी कि जो टर्म्स है वो क्रेडिट की। चलिए, पहला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब किसी भी लोन ली तो उसको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, प्रिंसिपल तो चुकाना ही पड़ेगा, ठीक है, और उसके साथ जो भी इंटरेस्ट होता है वो चुकाना पड़ेगा। दूसरा होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब कोई चीज़ जो कोई एक इंसान लोन ले रहा है बैंक से, तो बैंक क्या करेगा, उसके पास से कोलेट्रल लेगा कि आप कुछ सिक्योरिटी दो हमें, हमारा आपका बाइक रख दो हमारे पास, ठीक है, ताकि कोई अगर ऐसी सिचुएशन खड़ी हो कि वो इंसान लोन वापस चुका नहीं पाया, ठीक है, अगर वो चुका नहीं पाया तो वो जो बैंक है वो उस बाइक को बेच के वो अपना पैसा रिकवर करेगी। ये एक तरह की सिक्योरिटी हुई ना बैंक के पास, कि बैंक को पता है कि अगर ये आज लोन ले गया है, हम उनका बाइक रख लेंगे, तो भविष्य में अगर चुका नहीं पाएगा तो वो हम बाइक बेच के वो अपना पैसा रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी होती है जो कि लोन लेने के लिए चाहिए, ठीक है। मतलब मतलब आप मोटे मोटे तौर पे समझ सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह की गारंटी होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो लोन देता है, तब ये गारंटी के तौर पे ये इसको यूज़ कर सकता है कि लेंडर की गारंटी के कि ये लोन भी वो भविष्य में पे कर देगा। अगर वो फेल होता है बोरोवर लोन को रीपे करने में, तो वो जो भी लेंडर है, जो जिसने लोन दिया है, वो इस एसेट और कोलेट्रल को बेच देगा, ठीक है। चलिए, डॉक्यूमेंटेशन, मतलब किसी भी लोन में डॉक्यूमेंटेशन को चाहिए कि मतलब प्रलय जो डॉक्यूमेंट्स हो गए अपना, ठीक है, लोन के लिए, ठीक है। वो क्यों चाहिए, क्योंकि अगर लोन का भी रिकॉर्ड तो होना चाहिए, कोई ऐसे तो लोन नहीं दे देगा आपको, ठीक है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन भी एक शर्त होती है, मतलब एक हम कह सकते हैं कि कंडीशन होती है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते बैंक को कि मैं लोन चाहिए लेकिन मैं कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं दूंगा, मैं कोई डॉक्यूमेंटेशन खुद से नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं चलता। अब मोड ऑफ रीपेमेंट, ये भी एक शर्त होती है कि आप किस फॉर्म में लोन को वापस देंगे, ठीक है। कि आज आपने कोई गुड्स लिया है किसी के, जो भी कोई सर्विस ली है उधर, तो आप रीपेमेंट पैसों से करेंगे या उसी सर्विस से रीपेमेंट करेंगे, ये भी एक शर्त होती है, ठीक है। चलिए, तो ये जो 4 फैक्टर हमने गिने कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो लोन का जो प्रिंसिपल के साथ हमें पे करना है, जो भी संपार्श्विक बोलते हैं हम, जो कोलेट्रल एज अ सिक्योरिटी, मतलब जो भी कोई चीज़ें हम बैंकों के साथ या किसी के साथ रखेंगे, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके साथ, तो जो भी, ठीक है, उसको हम कोलेट्रल बोलते हैं। बाद में डॉक्यूमेंटेशन, जो दस्तावेजीकरण हम करेंगे, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट तो बनाएंगे, लोन का रिकॉर्ड होगा कि इसने इतना पैसा लिया है, इसको कब चुकाना है, कितना इंटरेस्ट है, ये सब इसका डॉक्यूमेंटेशन में आता है, ठीक है। उसमें हमारा हमारे पास जो भी अपना आइडेंटिटी कार्ड्स होंगे वो उसमें लिखे होंगे, मतलब वो लिंक्ड होंगे, ठीक है। और जो मोड ऑफ रीपेमेंट है कि किस फॉर्म में हम रीपे करेंगे, ठीक है, पुनर्भुगतान किस फॉर्म में करेंगे, पैसे के फॉर्म में करेंगे, गुड्स के फॉर्म में करेंगे, चेक देंगे, किस तरह से करेंगे, ये जो 4 फैक्टर है, ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनाता है। मतलब ये जो 4 फैक्टर शामिल होके ये उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट के जो टर्म्स, तो सिचुएशन देख ली हमने कि पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, इसके क्रेडिट टर्म्स देख लिए कि इंटरेस्ट रेट और कोलेट्रल और डॉक्यूमेंटेशन और मोड ऑफ रीपेमेंट। अब उसका सोर्स क्या होता है, क्रेडिट ले कहाँ से सकते हैं लोग, ठीक है। पहला होता है फॉर्मल सेक्टर लोन्स, ठीक है, मतलब जिसको औपचारिक क्षेत्र और संगठित क्षेत्र भी हम कह सकते हैं। दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर, अनौपचारिक, ठीक है। अब वैसे मोटे मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि औपचारिक का क्या होगा कि उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे। अनौपचारिक का क्या होता है कि उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। आइए समझते हैं कि ये क्या होता है। जो लोग होते हैं वो विभिन्न स्रोतों से, जो लोग होते हैं वो ऋण प्राप्त करते हैं, मतलब अगर बैंक से भी प्राप्त करते हैं, ठीक है, अपने रिलेटिव्स से भी वो लोन्स प्राप्त कर सके। कोई मतलब रिलेटिव से किया कि हमें उधार दे दो थोड़ा, हम भविष्य में आपको वापस दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी मतलब ये ऋण ले सकते हैं। कोई मनी लेंडर होगा, कोई मतलब लैंडलॉर्ड होगा, उससे भी मनी वो लेते हैं। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, उससे भी मनी लेंगे, ठीक है। तो मतलब वेरियस रिसोर्सेज है जहाँ से लोग लोन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब लोन में ये जो टोटल टाइप है, जिसने जितने भी मगज सोर्सेज है उसमें से टोटल जो सोर्सेज है उसमें हम दो कैटेगरी गिना सकते हैं। दो कैटेगरी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो है फॉर्मल सेक्टर लोन और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर, जो औपचारिक और अनौपचारिक है वो, ठीक है। उसमें उसको समूह ग्रुप कर सकते हैं, मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं हम, ठीक है।
जो पहली है जिसमें फॉर्मल सेक्टर, वो कौन सी है कि जो बैंक से और कोऑपरेटिव से लेते हैं वो, मतलब बैंक में क्या होगा पर्टिकुलर, मतलब कोई भी उसमें प्रोसेस फॉलो की जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो आपके पास से कोलेट्रल लेंगे, मतलब सभी चीज़ लीगल होंगी उनके पास, ठीक है। बैंकों से जब लोन लेंगे वो चीज़ पूरी लीगल होती है कि वो आपसे कोलेट्रल लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा उसका, वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट होगा उसका, वो जो भी मोड ऑफ रीपेमेंट होगा वो भी डिफाइन किया जाएगा पहले से, सब कुछ उसमें मतलब लीगली गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से वो सब कुछ किया जाता है, ठीक है। तो वो होती है फॉर्मल सेक्टर लोन, ठीक है। वो जो बैंक से और कोऑपरेटिव जो होती है सोसाइटीज उसमें से ली जाती है, ठीक है। अब इनफॉर्मल अनौपचारिक क्षेत्र में क्या आती है, जैसे कि मैंने बताया ना कि वो मनी लेंडर और ट्रेडर्स, और हम रिलेटिव्स से कभी उधार मांग लेते हैं, कोई एम्प्लॉयर्स होते हैं उससे उधार मांग लिया, ठीक है। तो ये सब होती है इनफॉर्मल सेक्टर। इनमें कोई मतलब ऐसी कोई प्रोसेस फॉलो नहीं की जाती, इनमें कोई ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं होते, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं होती, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अनौपचारिक क्षेत्र की लोन, जो भी इनफॉर्मल सेक्टर जो लोन होती है वो, ठीक है। अब हम प्रोपोर्शन देखते हैं 2003 के जो डेटा है एनसीईआरटी में दिया गया है, उसके हिसाब से जो जो टोटल लोन लिया जाता है रूरल हाउस होल्ड्स में, जो 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 गाँव के हाउस होल्ड्स में, जो 30% जो लोन लिया जाता है वो मनी लेंडर से लिया जाता है, ठीक है। जो 27% है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लिया जाता है, 25% जो है वो कॉमर्शियल बैंक से लिया जाता है, बहुत ही कम है, मतलब जो भी ये जो जो फॉर्मल सेक्टर है वो बहुत कम है, 50% जितना ही है, मतलब मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। जो रिलेटिव से लेते हैं, फ्रेंड से लेते हैं, ट्रेडर से लेते हैं, लैंडलॉर्ड से, ये ठीक है, इनका प्रोपोर्शन है। मतलब ये जो 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 ये कॉमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है ये फॉर्मल सेक्टर का गिना जा सकता है। ये टोटल कितना हुआ इसमें 52% ही है, ठीक है। मतलब या क्या कह सकते हैं हम कि जो रूरल हाउस होल्ड्स है उसमें सिर्फ 52% लोन जो लिए जाते हैं वो जो जो फॉर्मल सेक्टर है उनसे लिए जाते हैं, बाकी सब इनफॉर्मल सेक्टर से लोन हासिल किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो हमारी वो फॉर्मल सेक्टर की जो लोन्स होती है उसमें उसको सुपरवाइज करती है, ठीक है। उसकी निगरानी करता है कोई भी बैंक, अगर कोई भी बैंक हो इंडिया का, ठीक है, वो जो भी लोन देता है वो आरबीआई के रिकॉर्ड में हमेशा रहता है, ठीक है। मतलब ये पूरा नेटवर्क ही होता है कि कौन सी बैंक ने कितना लोन दिया, कौन सी किसको दिया, ठीक है, कब वो वापस करना है, कितना इंटरेस्ट रेट है, कोई ड्यूरेशन कितना है, सिंपल इंटरेस्ट पे है या फिर जो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं हम उस पे है, ठीक है। ये सब रिकॉर्ड आरबीआई मेंटेन करता है, कोई भी बैंक हो पूरे भारत की, ठीक है, वो आरबीआई की नज़र से नहीं निकलती, ठीक है। वो आरबीआई की रिकॉर्ड में हमेशा रहता है, मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन होगा आरबीआई का, ठीक है, उस तरह से, ठीक है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो मतलब आरबीआई का रेगुलेशन कैसा होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो बैंकों को कोई निश्चित प्रोपोर्शन जो होता है मिनिमम कैश बैलेंस वो रखना पड़ता है, वो आरबीआई जो कैलकुलेट करके देता है, तो वो बैंकों को रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आरबीआई उसको चेक करेगा कि वो सही तौर ऐसा प्रोपोर्शन रखते हैं या नहीं, ठीक है। वो आरबीआई के सुपरविजन में हर बैंक काम करता है, आरबीआई के हम बोल सकते हैं कि आरबीआई के कंट्रोल में हर बैंक काम करता है, ठीक है। अब आरबीआई ये भी एक निश्चित करता है, ये भी देखता है कि जो लोन्स देते हैं बैंक्स वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही नहीं हो, मतलब वो बैंक प्रॉफिट के लिए तो लोन देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो, जिस सेक्टर में पैसों की ज़रूरत हो उसमें भी वो लोन दे, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो, स्मॉल कल्टीवेटर्स हो, स्मॉल फार्मर्स हो, ठीक है, स्मॉल स्केल वाली इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, स्मॉल बोरोवर्स हो जो कि मतलब कम पैसे लेते हो, उसमें अगर देखा जाए तो बैंकों को इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी उनको पैसा मिलना आवश्यक रहता है, तभी वो अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आरबीआई कोई कंट्रोल नहीं रखेगा, आरबीआई कोई मॉनिटरिंग नहीं करेगा, तो क्या होगा कि बैंक हो गए वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को ही लोन देगा ताकि ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिल सके, ठीक है। लेकिन वो छोटे लोगों को लोन नहीं देंगे, छोटे ऑर्गेनाइजेशन या छोटी इंडस्ट्रीज को लोन देना बंद कर देंगे अगर आरबीआई का मॉनिटरिंग ना हो तो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी डेवलपमेंट होगा वो इनइक्वल डेवलपमेंट होगा, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे, जो छोटे छोटे यूनिट्स है वो और छोटे छोटे जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये एक इनइक्वालिटी क्रिएट होगी, वेल्थ इनइक्वालिटी भी क्रिएट होगी, सोशल इनइक्वालिटी भी क्रिएट होगी, इसलिए आरबीआई का मॉनिटरिंग ज़रूरी है, ये जो पूरी प्रोसेस है बैंकिंग में उस पर, ठीक है। चलिए, अब जो जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ ऐसा कोई भी
ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फॉर्मल सेक्टर में तो हमने देखा कि आरबीआई जो मॉनिटर करता है। अब इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। अगर किसी ने मनी लेंडर से पैसा लिया तो उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा, ठीक है। वो मनी लेंडर अपने आप कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये जो 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 भी पैसा देता है मनी लेंडर या लैंडलॉर्ड ने दिया, तो वो किसी भी तरह का अपने आप से हिसाब से चार्ज कर देगा। 50% भी कर सकता है, 100% भी कर सकता है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से मनमानी करके वो चार्ज करेगा, ठीक है। उसको कोई रोकने वाला नहीं है, देयर इज नो वन टू स्टॉप देम, ठीक है। और कोई भी जो अनुचित अनफेयर मीन्स का उपयोग कर, वो धाक धमकी देना, किसी को मारना, ऐसी जो प्रैक्टिस होती है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपना पैसा वापस निकालने के लिए, ठीक है। जो अपना जो पैसा वापस पाने के लिए वो ऐसी साधनों का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उन पे कोई रेगुलेटर तो नहीं है। जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें कोई आरबीआई जैसा कोई रेगुलेटर नहीं है, ताकि वो अपनी मनमानी करके वो कुछ भी मेथड्स अपना सकता है, ठीक है। अब फॉर्मल लेंडर के कंपेयर में जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जाहिर सी बात है, उन पे कोई रेगुलेटर तो है नहीं, तो उन पे कोई देखने वाला भी नहीं होगा, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। तो वो अपना जितना प्रॉफिट हो सके वो कमाना चाहते होंगे, तो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे जो भी लेने वाला है उसके पास से, ठीक है। चलिए, हायर इंटरेस्ट मतलब कभी कभी 50%, 100% तक ये होता है, ठीक है। और वो किसी भी तरह से वो उसको वापस निकालने की ट्राई करते हैं, कोई भी मेथड अपना के, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। और जो इसलिए क्या हुआ कि जो कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट जो बोरोवर की, जो इनफॉर्मल लोन में से जो कॉस्ट आएगी, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हम बोल सकते हैं, वो टोटल कॉस्ट, तो वो बहुत ही हाई होती है। जो औपचारिक क्षेत्र है उससे बहुत ही हाई होती है अनौपचारिक क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, अब इन रीजंस के कारण जो भी इनफॉर्मल सेक्टर का जो प्रॉब्लम है ना, इन रीजंस के कारण बैंकों और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ज़्यादा लोन देनी चाहिए लोगों को, ठीक है, ताकि लोग भी एनकरेज हो वहाँ से लोन लेने के लिए, ठीक है। और उनको भी ये जो पॉवर्टी की साइकिल हो वो उनमें से निकल सके, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनकी इनकम हाई होगी, ठीक है। और जो 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 भी जो लोग हैं वो जो लोन होगी वो सस्ती दाम में खरीद सकेंगे, जो मतलब वो जो पैसे ले सकेंगे, ठीक है, सस्ते इंटरेस्ट पे। जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसमें इंटरेस्ट रेट कम रहता है, ठीक है। तो वो मनी जो बोरो करेंगे वो चीपली बोरो हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब जो ये उसमें से मनी लिया, उसमें से वो क्या क्या काम कर सकते हैं कि जो फसल उगा सकते हैं, ठीक है, व्यापार कर सकते हैं, लघु उद्योग स्थापित करते हैं, ये सब कर सकते हैं, नए उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं, या कोई भी ट्रांसपोर्ट का धंधा शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब टोटल क्या हुआ कि सस्ता जो ऋण है वो देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में ऋण सस्ता नहीं होता क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही इतना हाई होता है। लेकिन ये जो फॉर्मल सेक्टर का है, मतलब लोन देना, पहले तो मतलब किसी भी कंट्री में लोन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे लिक्विडिटी आती है लोगों के हाथ में, ठीक है। और इसीलिए कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है लोन देना। और वो लोन चीप और अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए और हर लोग इसको अफोर्ड करने चाहिए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हुआ तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वापिस ही नहीं कर पाएंगे, ये इतना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ तो, ठीक है। इसीलिए चीप होना बहुत ही ज़रूरी है लोन का, ठीक है। अब देखिए, इसमें ये जो ग्राफ है ये आपको बहुत अच्छा ग्राफ है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। जो टोटल हाउस होल्ड्स है उसमें से 4 प्रकार के हाउस होल्ड्स क्लासीफाई किए गए हैं। पहला है बहुत ही पुअर हाउस होल्ड, ठीक है, बहुत ही पुअर। और दूसरा है कुछ मतलब उसको थोड़ा पुअर नहीं है, मतलब लोअर मिडिल क्लास हम कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पुअर नहीं है लेकिन थोड़े एसेट्स है उसके पास। उसके बाद आता है अच्छा अपर मिडिल क्लास हम बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ मतलब उनके पास अच्छा कुछ एसेट्स होगा और उनकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी अच्छी होगी। और उसमें बाद आते हैं रिच हाउस होल्ड्स, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे और मुकेश अंबानी जी होंगे, वो रिच हाउस होल्ड्स में आते हैं, ठीक है। अब जो पुअर हाउस होल्ड है उसमें जो 85% है, जो ब्लू कलर है ये, वो क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर का लोन है। तो 85% जो लोन लिया जाता है वो इनफॉर्मल सेक्टर का है, पुअर जो हाउस होल्ड है उनका। उसमें क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो पुअर हाउस होल्ड के लोग हैं वो जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ज़्यादा क्यों लेते हैं, उनकी भी थोड़ी मजबूरी होती है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी ये इसमें देखते हैं जो हाउस होल्ड जो थोड़े अच्छे मतलब लोअर मिडिल क्लास के हाउस होल्ड होंगे वो क्या उसमें 53% जो टोटल लोन है वो जो इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है, ठीक है। और बाद में जो अपर मिडिल क्लास बोल सकते हैं वो
उसमें जो जो इनफॉर्मल सेक्टर का लोन का प्रोपोर्शन है वो 28% है, ठीक है। और बाद में जो रिच हाउस होल्ड्स है, ठीक है, उनका तो सिर्फ 10% ही। मतलब आपने देखा जैसे जैसे जो जैसे जैसे वो हाउस होल्ड की फाइनेंशियल स्थिति बेटर होती गई, उस तरह से जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोन का जो प्रोपोर्शन है वो कम होता गया, ठीक है। और जो मतलब जो ये पुअर हाउस होल्ड्स में सबसे ज़्यादा रहता है इनफॉर्मल सेक्टर का। जैसे जैसे आगे फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होती जाती है, वैसे वैसे फॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है लोन लेने के प्रोपोर्शन में, ठीक है। ये डेटा 2003 का है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब जो जैसे हमने बताया ना कि ये मैं आपको समझाया ना, जो ग्राफ उसको, ठीक है, वो उसकी ही ये फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ये उसी का डिस्क्रिप्शन है कि वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, जो भी कुटुंब, हम जो भी फैमिलीज है उनको, ठीक है, हाउस होल्ड्स को, पुअर टू रिच, ठीक है। उसमें जो पुअर है, जो पुअर हाउस होल्ड्स, वो 85% लोन लेते हैं ना, वो अर्बन एरिया में इनफॉर्मल रिसोर्सेज से लेते हैं। मतलब कोई मनी लेंडर हो, ट्रेडर हो, या कोई शॉपकीपर हो, अच्छे पैसे, कोई वेल्दी शॉपकीपर हो, उनसे ले लिया, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल रिसोर्सेज हुए। तो 85% जो टोटल लोन्स ले हुआ, जो 85% प्रोपोर्शन में, ठीक है, तो वो टोटल लोन इनफॉर्मल रिसोर्सेज से होगा, ठीक है। अब उनको अर्बन हाउस होल्ड से, आप रिच अर्बन हाउस होल्ड है, उनसे कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ 10% जो लोन है वो इनफॉर्मल सेक्टर का है, बाकी का जो 90% लोन है वो फॉर्मल सेक्टर का है, ठीक है। तो ये एक सिमिलर पैटर्न भी रूरल एरिया में भी देखा जाता है, ठीक है, कि रिच होता है जो जो चीप क्रेडिट होगा वो फॉर्मल लेंडर से लेगा, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज या बैंक का कोई ब्रांच होगा वहाँ से लेगा, ठीक है। और जो पुअर हाउस होल्ड होगा वो कहाँ से लेगा, जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ से लेगा। तो उसका उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उनका जो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। तो मतलब पुअर हाउस होल्ड इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा लोन लेते हैं, मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं। और जो रिच हाउस होल्ड्स होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, ठीक है। चलिए, और वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो उनको जो लोन होता है वो चीप रहता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, जो ग्राफ की पूरी कंडीशन है, ठीक है, कि पुअर हाउस होल्ड इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा लेते हैं और जो रिच हाउस होल्ड है वो फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा लेते हैं। ये इसका सजेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सुझाता क्या है, इसको हम क्या इन्फर क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? देखिए, इसमें हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर है आज भी, ठीक है, वो टोटल क्रेडिट जो कंट्री में ज़रूरत है उसका ओनली 1/2 ही, जो 1/2 जो आवश्यकता है उसी को पूरा करता है, ठीक है। जो औपचारिक क्षेत्र है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जो टोटल आवश्यकता है ऋण की, उनका 50% ही वो पूरा करता है, ठीक है। वो बाकी जो 50% है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में से, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में से लिया जाता है, ठीक है। बाकी मतलब जो बाकी की जो शेष ऋण होती है वो अनौपचारिक स्रोतों से की जाती है उनकी पूर्ति, ठीक है। और अनौपचारिक जो उधारदाता है, ठीक है, अनौपचारिक जो लैंड इनफॉर्मल लेंडर्स है, मनी लेंडर्स, वो बहुत अधिक ब्याज दर लगाते हैं जो भी बोरोवर होता है उस पर, ठीक है। तो क्या होता है, जो तो उसका मतलब क्या होता है कि जो भी उसको पैसा मिलेगा वो उनकी इंक्रीज, जो बोरोवर की इनकम को इंक्रीज करने में जिसका इसका कंट्रीब्यूशन जो होना चाहिए उतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी वो प्रॉफिट कमाएगा उसमें से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पैसा तो उसको इंटरेस्ट चुकाने में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी इनकम भी रिटर्न में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती ओवरऑल, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो अपना लेंडिंग है वो बढ़ा दे, वो ज़्यादा लोगों को पैसा दे। रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, ठीक है। अर्बन एरिया में तो फिर भी बैंक्स होते हैं, लोग अवेयर होते हैं, सब कुछ उनको मतलब ऐसा मोटे मोटे तौर पे तो वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। लेकिन रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि बैंक को और कोऑपरेटिव को ज़्यादा लेंडिंग करना चाहिए, ठीक है, रूरल एरिया में पर्टिकुलरली। क्योंकि इससे क्या होगा कि उसका जो डिपेंडेंस है इनफॉर्मल सेक्टर पे वो कम होगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरा ये सजेस्ट ये करता है कि जो फॉर्मल सेक्टर का जो भी एक्सपांड अगर हमें करना हो, फॉर्मल सेक्टर का विस्तार करना हो, तो ये भी ज़रूरी है कि जो भी हर एक इंसान को ये लोन मिले, ठीक है। अगर फॉर्मल सेक्टर का एक्सपांशन तो कर दिया लेकिन वो सिर्फ अर्बन एरिया में ही हुआ, रूरल एरिया में नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं चलेगा। हर किसी को लोन मिलना चाहिए चीपली, और जो अफोर्डेबिलिटी है वो भी रहनी चाहिए, ठीक है। उनका इंटरेस्ट रेट भी कम होना चाहिए, ठीक है, हर एक सेक्शन के लिए, ठीक है। अभी जो रिचर हाउस होल्ड्स है, ठीक है,
वो ही फॉर्मल क्रेडिट रिसीव करते हैं। जो पुअर है उनको तो इनफॉर्मल सेक्टर से ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मल क्रेडिट है वो इसमें इनइक्वालिटी हुई ना, कि फॉर्मल क्रेडिट रिच हाउस होल्ड के पास ज़्यादा है और जो इनफॉर्मल क्रेडिट है वो पुअर हाउस होल्ड के पास ज़्यादा है, तो ये एक इनइक्वालिटी क्रिएट हुई, ठीक है। तो इस फॉर्मल क्रेडिट को हमें मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, अच्छे से अधिक समान रूप से हमें वितरित किया जाना चाहिए, ताकि क्या हो कि जो पुअर है उनको चीपर लोन्स का बेनिफिट मिल सके, सस्ते ऋणों का लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए, अब पुअर हाउस होल्ड है वो आज भी इनफॉर्मल सेक्टर पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं? अगर मतलब मैंने आपको बोला ना कि 85% जो सबसे ज़्यादा पुअर होंगे, ठीक है, वो बहुत पुअर हाउस होल्ड है, वो इनफॉर्मल सेक्टर पे ही मतलब डिपेंड करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा नहीं है कि उनको वहीं से लेना है, उनकी भी कुछ मजबूरी होंगी, इसीलिए वो करते होंगे। ऐसा क्यों है कि जो पुअर लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते होंगे? इसका कारण ये है कि बैंक जो रूरल एरिया में हर जगह पे अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। ये एक पहला कारण है कि हर एक रूरल एरिया में बैंक का कोई ब्रांच अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। दूर दराज के गाँव में बैंक का ब्रांच आज भी कई गाँव है जहाँ पे बैंक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर बैंक प्रेजेंट भी होगा, ठीक है, अगर बैंक प्रेजेंट भी हुआ तो भी बैंक से पैसा लेना इजी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ना आपको पहले कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ ये करना पड़ता है, ये डिफ़िकल्ट होता है। मनी लेंडर का क्या होता है, वो पैसा मांग लेगा जो भी किसान होगा, और जो छोटा जो कल्टीवेटर होगा वो पैसा उसे मांग लेगा, मनी लेंडर उसको दे देगा जब भी चाहिए। मनी लेंडर उसके पास से किसी भी मेथड से उसके घर जाके वो निकालवा सकता है, ठीक है। लेकिन बैंकों में ऐसा नहीं होता। ये तो बैंक्स तो जो होते हैं वो लीगल प्रोसीजर से चलते हैं, ठीक है। तो बैंक में से पैसा लेना आसान नहीं है, ठीक है। लोन वहाँ से लेना फॉर्मल सोर्सेज से इनफॉर्मल सोर्सेज से ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। और जो पुअर किसान होते हैं उनको ज़्यादा प्रोसेस में समझ भी नहीं आता, ठीक है। उनके पास कई बार पूरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते, तो ये सब डिफिकल्ट बनाता है लोन लेने को, ठीक है, जो फॉर्मल सेक्टर की लोन से उनको, ठीक है। चलिए, अब जो एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल है, जो भी संपार्श्विक की अनुपस्थिति है, ठीक है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया था वो पॉजिटिव सिचुएशन वाला, कि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोन लेता है तो उसके पास कोलेट्रल होगा, वो लोन लेते समय वक्त ये कह सकेगा कि आप मेरी गाड़ी रख लो, आप मेरा कुछ मतलब ये मशीन रख लो, ये कोलेट्रल में बैंक को कहेगा। लेकिन ये जो गाँव ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, पुअर हाउस होल्ड होते हैं, उनके पास तो संपार्श्विक भी नहीं होता, मतलब उनके पास कोई एसेट नहीं होता, वो क्या कोलेट्रल रखेंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण वो बैंक लोन नहीं मिल पाता उनको, ठीक है। अब उनके पास कुछ कोलेट्रल नहीं होगा और उनका लोन रीपेमेंट का जो भी जो हम प्रोबेबिलिटी रहता है वो भी कम रहता है, लोन फेल भी हो सकता है, वो रीपे भी नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो बैंक भी उनको लोन आसानी से नहीं देता है, ठीक है। और जो इनफॉर्मल जो मनी लेंडर्स होते हैं उनका क्या होता है कि वो जो बोरोवर्स होते हैं उनको पर्सनली जानते होते हैं, मगर अगर कोई गांव में अगर किसान ने किसी बड़े मतलब शर्मा जी या वर्मा जी से पैसे ले लिए और शर्मा जी उसको जानते हैं किसान को, ठीक है, तो वो आसानी से दे देंगे, चलिए ले जाओ, वो जो भविष्य में आप मुझे दे देना। अगर ना दिया तो वो कुछ अलग मेथड्स भी अपना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में वो थोड़ा ईजी रहता है, ठीक है, वो कोई कोलेट्रल नहीं लेता लेकिन कुछ दूसरी मेथड्स अपनाता है, ठीक है, पैसे अपने वापस निकलवाने के लिए, ठीक है। अभी इन प्रॉब्लम्स में निपटने के लिए कुछ नए तरीके हैं कि जो गरीबों को मतलब लोन प्रोवाइड करने के लिए कुछ नए तरीके डिवाइस किए गए हैं। उसमें ये एक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। ये एक लोन लेने का तरीका है, मतलब एक फाइनेंस उपलब्ध करवाने का तरीका है चीपली, ठीक है। जैसे बैंक लोन देता है ना चीपली, जो कम इंटरेस्ट पे, ये भी एक तरीका है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ये हम देखते हैं कि क्या होता है। अब ये उसमें क्या है कि जो पुअर होते हैं, रूरल जो पुअर लोग होते हैं, उसमें से पर्टिकुलरली वुमन, जो विशेष रूप से महिलाओं का होता है, लेकिन मतलब जो ये एक छोटा ग्रुप होता है, विशेष रूप से महिलाओं का होता है, और मेन का भी हो सकता है, मेल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। पर्टिकुलरली ये वुमन का होता है। और उसमें क्या होता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं, 15-20 मेंबर होते हैं उस ग्रुप में, वो क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं अपना, ठीक है। तो जो टोटल सेविंग्स होता है वो उनका एक जो निधि बन गया, ठीक है। उसमें से अगर कोई मेंबर को चाहिए तो वो जो पैसे देगा, ठीक है। इस तरह से ये चलता है। जो कोई किसी जो 15-20 लोग हैं उनका सेविंग्स होगा तो थोड़ा अच्छी सी रकम हो जाएगी, ठीक है। उसमें से कोई 1-2 मेंबर को लोन चाहिए तो वो चीपली दे सकते हैं, ठीक है।
उनको रेगुलरली सेव करना होगा, ठीक है। तभी जाके तभी जाके वो लोन दे सकेंगे अपने मेंबर को, ठीक है। जो अपने वो मेंबर है वो स्मॉल लोन्स ले सकते हैं चीपली, ठीक है। जो लोन होता है उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है, मतलब ये एक तरह का लोन ही होता है, लेकिन वो बैंकिंग के तरह का नहीं होता। जो ग्रुप होता है वो आपस में ये मेंटेन करता है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मनी लेंडर के चार्ज से तो कम ही होगा, ठीक है, ठीक है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसका काम ही यही होता है कि चीपली लोन देना, तो उसका जो जो रेट होगा लोन का वो भी बहुत कम रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर 1-2 साल के बाद ग्रुप के पास जो भी सेविंग्स हुआ, ठीक है, ग्रुप के पास जो भी सेविंग मतलब रेगुलर सेविंग्स है ग्रुप के पास, मतलब अच्छा खासा पैसा अब आज ग्रुप के पास आ गया है, तो वो ग्रुप उसके बाद लोन लेने के लिए पात्र हो जाएगा। तो बैंक क्या करेगा, उस पूरे ग्रुप के नाम पे लोन दे सकता है। जो बैंक होता है वो, अगर इंडिविजुअल इंसान जाएगा कोई पुअर हाउस होल्ड से, तो उसको बैंक लोन नहीं देगा, लेकिन ऐसा कोई ग्रुप होगा जो रूरल एरिया का, उसको लोन बैंक दे सकता है, क्योंकि उनके पास रेगुलर सेविंग तो है। कोई एक इंसान के पास इतना पैसा नहीं होगा, लेकिन जो ग्रुप के पास उन्होंने सबने अपना सेविंग करके इकट्ठा किया है, तो उनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा, वो पूरे जो ग्रुप का है उसका, ठीक है। तो जो बैंक होता है वो लोन देने के लिए राज़ी हो जाता है, ठीक है। अगर कोई एक इंसान लोन रीपेमेंट नहीं भी कर पाता, तो क्या होता है कि जो पूरा का पूरा ग्रुप है, वो दूसरा जो मेंबर है, मतलब जो पूरा ग्रुप है वो, मतलब ओवरऑल देख सकते हैं कि कंपेंसेट हो जाता है, ठीक है। अगर कोई एक इंसान लोन रीपेमेंट नहीं कर पाया, तो पूरा ग्रुप क्या करेगा, वो अपना अपना कंपेंसेशन कर लेगा और ओवरऑल लोन रीपेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस फीचर के कारण बैंक उनको, जो भी पुअर वुमन का जो एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, उनको कोलेटरल के बिना भी लोन दे सकती है बैंक, जो मतलब बैंक विलिंग होती है, ठीक है। गंभीरता से मतलब मतलब उनके पास कोई संपार्श्विक नहीं होता, लेकिन फिर भी लोन उसको उधार देने के लिए तैयार हो जाता है जो बैंक होता है वो, क्योंकि अगर कोई भी एक इंसान उसको ऋण नहीं दे पाया, तो भी जो समूह के अन्य जो सदस्य है उनका गंभीरता से पालन किया जाता है, और जो भी लोन बाकी रहता है वो कंपेंसेट हो जाता है, ठीक, क्योंकि ये कलेक्टिव एफर्ट होता है। चलिए, तो इस तरह से एसएचजी होता है, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो, जो बोरोवर्स है उनको लैक ऑफ कोलेटरल का जो प्रॉब्लम रहता है ना बैंकों में, उसको ओवरकम कर सकता है, ठीक है, उभरने में मदद करता है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो, उनके पास कोई कोलेटरल नहीं होगा तो भी वो लोन अवेल करा सकते हैं, ठीक है। और जो टाइमली लोन होते हैं, जो बोरोवर्स होते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं, वो टाइमली मैनर पे लोन इकट्ठी कर सकते हैं, और जो उनका रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, वो भी इंटरेस्ट रेट जो होता है वो भी रीजनेबल होता है, ठीक है। और जो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो रूरल पुअर एरिया है, मतलब रूरल एरिया के पुअर लोग हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। संगठन का एक निर्माण खंड है, उनसे वो आगे बढ़ सकते हैं, डेवलपमेंट अपना कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बना के लोग अपना डेवलपमेंट आगे कर सकते हैं, चीप लोन अवेल करा के, ठीक है। चलिए, इस ग्रुप से ना तो केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद मिलती है, उस समूह की जो 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 नियमित बैठकें, जो मतलब ये जो उनका मंच होता है ना, जो कुछ बैठकें करते होंगे नियमित, ठीक है, वो मीटिंग करते होंगे, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनका, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये महिलाओं को तो आत्मनिर्भर बनाता ही है, उससे और जो स्वास्थ्य और पोषण और जो घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब जो उसके इश्यूज होते हैं उनको भी चर्चा की जाती है, तो उसके लिए भी ये एक मंच प्रदान करता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो। तो इसका एक मल्टी डायमेंशनल एक यूटिलिटी हुआ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका, ठीक है। लोग, जो महिलाएं होती है वो भी अच्छी तरह से लोन्स ले सकती है चीपली, और जो उनका जो दूसरे जो मुद्दे होते हैं उन पे भी चर्चा हो सकती है उनकी मीटिंग में, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर 3 में हमने ये बैंकिंग और क्रेडिट के बारे में पढ़ा, जो भी बेसिक्स था, ठीक है। अब जो हमारा चौथा चैप्टर है वो है ग्लोबलाइजेशन, वैश्विकीकरण हम बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन, जो दोनों का हम कंटेम्प्रेरी पैरेलल उनको पढ़ेंगे, और उसका ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट आया है इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हमारे मार्केट ट्रांसफॉर्म हुए, आज हमारे बाजार आज बदल गए हैं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों, कैसे है, मतलब अगर आज हमारे पास हम देख सकते हैं कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। मेरे को आज अगर टीवी लेना है, ठीक है, तो मैं आज टीवी अगर सोनी का ले सकता हूँ, मैं सोनी का टीवी ले सकता हूँ, एलजी का टीवी ले सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे वो दोनों भी पसंद नहीं है तो मैं वीडियोकॉन का टीवी ले सकता हूँ। मतलब कई वेराइटी की, कई मतलब टॉप ब्रांड्स जो है
जो उनको वो इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या था कि लिमिटेड चॉइस थी, ठीक है। पहले हमारी कंट्री में बहुत अच्छी कारें नहीं थी, सिर्फ एम्बेसडर और 2-3 कारें थी, ठीक है। लेकिन आज हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। ऐसा क्यों है? इसका कारण ये ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। पहले के ज़माने में लोग सिर्फ बेसिक एसेंशियल तो ठीक है, लोग लग्जरी कारों के लिए भी इंसान जो भी हमारे मतलब लोगों को ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। लग्जरी भी जो एम्बेसडर थी वो भी लग्जरी गिनी जाती थी, ठीक है। उस वक्त कोई ये टोयोटा की जो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर और फोर्ड की फिगो और ऐसी अच्छी एंडेवर और ऐसी अच्छी अच्छी कारें नहीं थी, ठीक है। तो वो पहले के ज़माने में क्या था कि अच्छी वैरायटी हमें नहीं मिलती थी, ठीक है। लग्जरी बेसिक एसेंशियल्स की बात तो बाद में रही, लग्जरीज पैसा देने पर भी नहीं मिलती थी, जो भी ऑप्शन है वो अल्टरनेटिव नहीं मिलता था, ठीक है। चलिए, इस तरह से मतलब ये हमारा जो मार्केट हुआ है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है कि पहले ऐसा कुछ नहीं था, बाद में अब आज के समय में हमें वैरायटी और जो ऑप्शंस वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। जो देश भर में उत्पादन प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, मतलब दुनिया भर के कंट्रीज में जो उत्पादन हो सकते हैं वो देश, दुनिया के जितने देश है उसमें उत्पादन, ठीक है। कोई एक देश में ना होके पूरे देशों में अलग अलग जगह पे उत्पादन, ठीक है। जो पहले का क्या था कि जो 20वीं शताब्दी के मध्य तक, मतलब मिडल ऑफ 20th सेंचुरी तक क्या था कि जो जो प्रोडक्शन जो उत्पादन प्रोसेस था वो एक कंट्री में ही फोकस्ड था, ठीक है। तो अगर कोई कमोडिटी बनती है तो उसका सभी चीज़ें, सर्विसेज से लेकर प्रोडक्शन का प्रोसेस वो पूरी एक कंट्री में ही सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था, ठीक है। एक कंट्री में ही फोकस्ड था, ठीक है। अब जो बाउंड्रीज क्रॉस करता था जो भी चीज़, वो क्या था कि जो रॉ मटेरियल्स थे, फूड स्टफ था, जो भी खाना खाने की चीज़ें, ठीक है, खाद्य सामग्री और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थी, वही सिर्फ बॉर्डर के पास जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम बोलते हैं ना, जो बॉर्डर क्रॉस होता है वो होता था, रॉ मटेरियल्स। और उसका जो भी पूरा बाकी जो प्रोसेस होता है वो किसी एक कंट्री का ही होता था। रॉ मटेरियल अगर अमेरिका गया तो बाकी का जो प्रोसेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में होगा, ठीक है। जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस और जो पूरा का प्रोटोटाइपिंग और जो भी प्रोसेस होगा उसका बनाने का, वो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक देश में होगा, ठीक है। और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी जाएगा तो वो जो जो जिस कंट्री से आया है तो उस कंट्री में ही पूरा प्रोसेस हुआ होगा उसका, ठीक है। तो इस तरह से पहले क्या हुआ था कि जो सिंगल कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ करता था जो प्रोडक्शन था वो। आज क्या हुआ है, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आ गए, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो, उसमें क्या है कि जो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो मल्टीपल कंट्री में होता है, ठीक है। मैं आपको उदाहरण दे के आगे समझाऊंगा, ठीक है। अगर अभी मैं उदाहरण दे देता हूँ कि जो एक नेशन में उसका नहीं होता है। अगर एप्पल का जो हम देखें तो एप्पल में क्या होता है कि जो उसका डिज़ाइन होता है वो अमेरिका में होता है, ठीक है। उत्पादन होता है वो चाइना में होता है, ठीक है। और जो बाकी मतलब छोटे छोटे अगर कोई पार्ट होंगे तो वो दूसरे देशों में से आते होंगे। तो इस तरह से ये मल्टीपल कंट्रीज़ में उनका उत्पादन हम कह सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइनिंग वहाँ पे हुआ, डिज़ाइनिंग एक्स मतलब अमेरिका में हुआ, प्रोडक्शन चाइना में हुआ, वहाँ पे चाइना में लेबर चीप है तो वहाँ प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अमेरिका में सिर्फ डिज़ाइन करेंगे। और बाकी जो सर्विसेज होंगी वो अगर कोई मतलब टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या जो कॉल सेंटर सर्विस होगी वो इंडिया में दे देंगे वो, ठीक है। तो मतलब ये मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन हुआ है, ठीक है। कई देशों में उनका प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, ये एक उसका उदाहरण है, ठीक है। अब ये जो 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 एमएनसी है वो जो प्रोडक्ट है, जो उसकी फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो तो सिर्फ वो वैश्विक रूप से वो सेल करता ही है, ठीक है। मगर जो भी गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस होती है वो भी ग्लोबली उनकी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे कि एप्पल का उदाहरण दिया था मैंने, एप्पल कंपनी का, तो एप्पल का फ़ोन पूरी दुनिया में बिकता है, ठीक है। ग्लोबली तो बेचते ही है वो लोग, लेकिन जो उनका प्रोडक्शन और सर्विस होता है वो भी ग्लोबली ही होता है। जो डिज़ाइनिंग किया उन्होंने अमेरिका में, प्रोडक्शन किया चाइना में, ठीक है। जो और कॉल सेंटर वाला जो सर्विस था वो इंडिया में दे दिया। तो इस तरह से उनका प्रोडक्शन भी और सर्विसेज भी ग्लोबल होता है सेलिंग के साथ साथ, ठीक है। तो तो इसका परिणाम क्या आता है कि जो प्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, ये एक कॉम्प्लेक्स मेथड बन जाता है, कॉम्प्लेक्स तरीके से ये आयोजन किया जाता है। जाहिर सी बात है, क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर प्रोडक्शन हुआ, तो इसका अब अच्छे से इसको मैनेज करना होगा। ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पूरा कि एक कंट्री में जब प्रोडक्शन खत्म हो तब दूसरी कंट्री में भी प्रोडक्शन साथ ही साथ खत्म होना चाहिए, तभी जाके वो असेंबल हो सकेगा। मतलब ये पूरी एक कॉम्प्लेक्स प्रणाली देखी जा सकती है इस मल्टीपल मतलब प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज में, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि जो इससे वो पूरे ग्लोब में, जो पूरी दुनिया भर में फैल जाता है, ठीक है।
जो एप्पल के पूरे पार्ट होंगे वो कोई के पार्ट थाईलैंड में भी बनते होंगे, कोई कोई चीज़ें मलेशिया में से भी आती होंगी, ठीक है। ऐसा ऐसा मतलब ये स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरलिंकिंग अक्रॉस कंट्री। जो हमने प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री की बात की, अब ये इंटरलिंक कैसे होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। एमएनसी क्या करता है, कोई भी कंपनी अगर बड़ी कंपनी हो तो वो क्या देखेगा, किसी भी कंट्री में अपना प्लांट चलाने से पहले वहाँ लेबर देखेगा कि उसको श्रम कितने चीपली मिल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा महंगा श्रम हुआ तो वो वहाँ पे उस कंट्री में अपनी जो उस फैसिलिटी है वो सेटअप नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ पर लेबर चीप होगा वहाँ पे वो अपनी फैसिलिटी सेटअप करेगा, ठीक है। बाद में मार्केट कितना है, मार्केट कहाँ पे है, ठीक है। अगर कोई मार्केट ही नहीं है कंट्री में तो भी वो अच्छे वो वहाँ पे अपनी जो भी प्लांट होगा वो सेटअप नहीं करेगा। बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी है, ठीक है। कोई देश ऐसा होता है वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होती है, मतलब वो उससे अच्छा से कोई भी कंपनी अगर बिजनेस नहीं कर पाती हो तो ऐसे देश में वो अपना प्लांट होगा वो नहीं शुरू करेंगे, ठीक है। तो और मतलब ये फैक्टर्स है जो एमएनसीज देखती है अपनी जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको सेटअप करने से पहले, ठीक है। और जो 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 उनको एसेट्स बाय करने पड़ेंगे, मतलब उनको लैंड चाहिए होगा प्रोडक्शन यूनिट अगर सेटअप करना हो किसी भी देश को, उन्होंने फोकस किया कि इस देश में हम प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या वो लैंड को बाय करना पड़ेगा, बिल्डिंग बनाने पड़ेंगे, मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मशीन्स लेने पड़ेंगे, अदर इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। उनके लिए उनको मनी स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये जो एमएनसीज जो ये स्पेंड करेगी उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जाहिर सी बात है एमएनसी अगर अमेरिका की वो इंडिया में आई वहाँ और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना, ठीक है। चलिए जो एमएनसीज होती है कभी कभी क्या करती है कि जो प्रोडक्शन होती है वो जो लोकल कंपनी के साथ ज्वाइंट कर देती है, ठीक है। कोई एक्स कंपनी अमेरिका की आई और बेंगलोर में उन्होंने कोई वाई कंपनी के साथ टाई अप कर लिया और बाद में उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया दोनों ने साथ मिलकर, ठीक है। ये भी एक मेथड है प्रोडक्शन का एमएनसी का, ठीक है। उसमें जो लोकल कंपनी होती है उसको बेनिफिट रहता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक दोगुना लाभ होता है। जो छोटी कंपनी होती है ना, जो मतलब बेंगलोर की अगर वाई कंपनी में जैसे मैंने बोला कि अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ने बेंगलोर की एक छोटी कंपनी के साथ अगर टाई अप किया तो उससे जो छोटी कंपनी है उसको बहुत दोगुना लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि जो एमएनसी जो होती है वो उनके साथ टाई अप करने के बाद वो मनी अच्छे से प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो भी होगा, नए मशीन लेने पड़ेंगे फास्टर प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए वो एमएनसी के पास अच्छा जो फाइनेंस हो अवेलेबल होगा तो वो उसके कारण जो छोटी कंपनी है उसको भी लाभ होगा क्योंकि ये एमएनसी होगी वो अच्छे से खर्च कर पाएगी, ठीक है, मनी प्रोवाइड कर पाएगी। दूसरा लाभ क्या होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो नई नई टेक्नोलॉजी अपने साथ लाती है, ठीक है। इससे क्या होगा, छोटी जो कंपनी है, छोटी जो यूनिट है, छोटा जो मतलब लोकल कंपनी है उसका अपने आप डेवलपमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि एमएनसी के साथ टाई अप है और एमएनसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला रही है तो इस जो ये छोटी लोकल कंपनी है उसको भी उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने को मिलेगा, वो टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये मतलब दो गुना उसको लाभ होता है, ठीक है, कि उसको एमएनसी उसको पैसा भी दे सकती है, अच्छे से उसका इन्वेस्टमेंट कर सकती है और ये जो लोकल कंपनी है उसको नई टेक्नोलॉजी को सीखने को भी मिलता है, इम्प्लीमेंट करने को भी मिलता है, ठीक है। लेकिन ये टाई अप तो एक रास्ता है, लेकिन सबसे जो आम मार्ग क्या है कि जो बड़ी कंपनी होती है वो लोकल कंपनी को खरीद लेती है, बाय कर लेती है, ठीक है, और बाद में अपना एक्सपांशन करती है। ऐसा क्यों करती है मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई लोकल कंपनी है मतलब इंडिया की, ठीक है, तो उसका क्या होगा कि इंडिया में उसका नेटवर्क होगा, ठीक है, नेटवर्क तो अपना होगा ही, वो मतलब अमेरिका जितनी बड़ी नहीं होगी लेकिन इंडिया में उसका नेटवर्क होगा, ठीक है। तो अमेरिका की बड़ी कंपनी क्या करेगी, इसका डायरेक्टली खरीद लेगी ये जो छोटी कंपनी है उसको। तो इससे क्या होगा कि जो छोटी कंपनी का जो नेटवर्क था, जो मार्केट था, वो बड़ी कंपनी को डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक मेथड है। एमएनसी को क्या होता है कि एमएनसी जो बड़ी बड़ी होती है, मतलब अगर एप्पल है, रिलायंस है, तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है तो वो डायरेक्टली खरीद सकता है, ठीक है। जो टॉप एमएनसीज है, बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी, उनका तो एंटायर जो कंट्री का जो बजट होता है, कई कई ऐसी एप्पल की बात करूँ, रिलायंस की बात करें तो किसी कंट्री की गवर्नमेंट के जो छोटी छोटी कंट्रियों के गवर्नमेंट का जो बजट होता है उनसे भी ज़्यादा उनके पास वेल्थ होती है। उनसे जो विकासशील देशों की जो सरकारों का पूरा बजट होता है ना, उनसे भी अधिक संपत्ति ये कंपनियों के पास होती है। तो जाहिर सी बात है कि इन कंपनियों के लिए वो लोकल कंपनी को खरीदना बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इन कंपनियों का कितना
प्रभाव होगा, जो भी एमएनसीज का प्रभाव होगा वो मार्केट के ऊपर और कभी कभी गवर्नमेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जो अमेरिका मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो अमेरिका है उसकी जो गवर्नमेंट है उस पर भी ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनका इन्फ्लुएंस होता है। जो गवर्नमेंट होती है वो इन कंपनियों का कुछ बेनिफिट हो उस तरह से पॉलिसीज फ्रेम करती है। इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। जो फेसबुक है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके पास मतलब उनका संपत्ति उनकी इतनी होती है कि वो गवर्नमेंट को भी इतना बड़ा प्रॉफिट देती है, तो गवर्नमेंट भी उसको बेनिफिट हो इस तरह से ही पॉलिसी बनाएंगी। ठीक है, तो उनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा होता है कंपनियों का। ठीक है, अब अभी एक और तरीका है जिससे एमएनसी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। ये क्या होता है कि जो बड़ी एक तीसरा मेथड है कि लार्ज बड़ी एमएनसी होती है वो क्या करती है, डेवलप्ड कंट्री में जो होती है ना, वो स्मॉल प्रोड्यूसर को ऑर्डर दे देती हैं। ठीक है, मतलब एक हम आप बोल सकते हैं कि आउटसोर्सिंग हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको उदाहरण दे के बता सकता हूँ कि जो बड़ी कंपनी है, मतलब आज जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि चलिए एप्पल को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके कई पार्ट हम छोटे छोटे पार्ट होंगे, वो कभी कभी थाईलैंड में बनते होंगे और चाइना में बनते होंगे। ठीक है, ये एक आउटसोर्सिंग हो गया। जो लार्ज एमएनसी थी, एमएनसी तो लार्ज है डेवलप कंट्री की, तो वो दूसरे देशों में स्मॉल प्रोड्यूसर्स होंगे छोटे छोटे, ठीक है, उनको आउटसोर्स कर देगा। ठीक है, जो गारमेंट्स होते हैं, फुटवेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स आइटम होती है, जो हम जो टेनिस के बॉल देखते हैं और जो सीजन के बॉल देखते हैं क्रिकेट में, ठीक है, फुटबॉल देखते हैं, जो हमारे फुटवेयर होते हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के फुटवेयर होते हैं ना, जो लीवाइस के फुटवेयर और जो नाइकी के फुटवेयर, वो सब ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर ने बनाया होता है। ठीक है, और वो जो कंपनी होती है अपना उसमें अपना लोगो लगा के उसमें बेचती है। ठीक है, जो जो मतलब ये एक एग्जांपल है जिसमें क्या होता है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो लोग प्रोड्यूस करते हैं और बाद में कंपनी को दे देते हैं, और जो कंपनी को सप्लाई कर देते हैं एमएनसी को, और जो कंपनी होती है वो अपने नाम पे इस प्रोडक्ट को बेचती है अपने ब्रांड के अंडर। ठीक है, इसमें एक ऐसी चीज़ भी होती है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन एमएनसी जो अपना लोगो उसमें डाल देती है तो वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से एमएनसीज जो होती है उनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होता है, जो अपनी प्राइस और क्वालिटी और डिलीवरी और लेबर कंडीशंस है उनको वो कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, जो डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स है उनको, एप्पल की जो कंपनी होगी उसका जो एप्पल की कंपनी होगी वो अपने पार्ट्स का जो बनाने का जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स, थाईलैंड के स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एप्पल की कंपनी अमेरिका में बैठे बैठे थाईलैंड का जो अपना यूनिट होगा उसमें कंडीशंस डाल सकती हैं कि आप हमारे यहाँ काम ऐसे करना होगा, ये कंडीशन होगी। ठीक है, थाईलैंड के लोगों पे ये जो जो कंडीशन होगी, लेबर की कंडीशंस वो, और जो प्राइस है वो लोगों को हम क्या देंगे, जो जो उनकी सैलरी और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, जो प्रोडक्ट डिलीवर कब होगी, इन सबको तय करने का एक पावर होता है इन बड़ी कंपनियों के पास। ठीक है, एक ट्रिमेंडस, बहुत बड़ा पावर हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी के कारण इनका इन्फ्लुएंस भी होता है, किसी भी कंट्री के सरकारों में भी इसका इन्फ्लुएंस होता है इन कंपनियों का। ठीक है, इस तरह से मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किस तरह से उत्पादन करती है, ग्लोबल प्रोसेस जो होता है इनका, जो ग्लोबल प्रोडक्शन होता है वो किस तरह से ये कई तरीकों की विविधता से ये प्रोडक्शन करते हैं, वेराइटी ऑफ वे से ये प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, हम समारी में बोलते हैं जो सेटिंग अप पार्टनरशिप, जैसे कि मैंने बोला लोकल कंपनी के साथ टाई अप किया। ठीक है, लोकल कंपनीज को वो सप्लाई के लिए यूज़ करता है। ठीक है, लोकल कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, उसके बाद वो लोकल कंपनी के मार्केट को टैप कर लेंगे। ठीक है, और जो लोकल कंपनी के साथ उनको बाय कर लेंगे या उनके साथ कंपटीशन करके उसको खरीद लेंगे। ठीक है, ये भी एक रास्ता है। मतलब ये सब रास्ते हैं, वेराइटीज ऑफ वेज है, उनसे ये एमएनसी जो होती है वो प्रोडक्शन करती है और स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है इन डिस्टेंट लोकेशंस पे उनका। मतलब इन्फ्लुएंस मतलब ये कंपनी दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी ऑफिस होती है, वहाँ पर से वो तय कर सकती है कि जो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उनका वो कौन सी कंडीशन में होगा, कितनी क्वालिटी होगी, ये सब ये दूर बैठे बैठे वो कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ये मजबूत प्रभाव होता है इन कंपनियों का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा एक कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, वाइडली डिस्पर्स जो लोकेशन है, कोई थाईलैंड में बैठा एप्पल का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, जो अमेरिका में डिज़ाइन हो रहा है, चाइना में बैठा हुआ असेंबल कर रहा है, मतलब ये जो लोकेशन है दूर दूर के लोकेशन ये इंटरलिंक हो गए ना। ठीक है, ठीक है, ये लोग इंटरलिंक हो गए, कोई एक वहाँ पे बैठा काम कर रहा है, कोई एक वहाँ पे बैठा डिज़ाइन कर रहा है, ये लोग इंटरलिंकिंग हो गया पूरे के पूरे क्षेत्र का। ठीक है, ये जो बिखरे हुए स्थान थे उनका, तो ये था इंटरलिंकिंग ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन।
अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की, जो मार्केट और फॉरेन ट्रेड और मार्केट का जो एकीकरण है उसका। ये एक हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि फॉरेन ट्रेड तो हम पहले से करके आ रहे हैं, जो भी हमने आपने एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। रोमन एम्पायर के साथ था, साउथ ईस्ट एशिया के साथ था, म्यांमार, बर्मा, इन सब कंट्रीज़ के साथ भी हमारा फॉरेन ट्रेड था, ठीक है। तो ये एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है। अब ये बेसिक फंक्शन क्या होता है फॉरेन ट्रेड का, ये हम समझते हैं कि फॉरेन ट्रेड मतलब क्या करता है, इसका बेसिक बेस क्या है इसका, ठीक है। फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या है कि ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है जो प्रोड्यूसर होता है उसके लिए, जो बनाने वाला होता है, व्यापार उत्पादक जो होता है, जो विदेशी व्यापार जो उत्पादक होता है उसके लिए जो एक जो अवसर पैदा करता है कि वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको डोमेस्टिक मार्केट के बाहर भी बेच सके, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट वो डोमेस्टिक मार्केट के बाहर पहुंच सके, ठीक है। मतलब इंडिया का अगर प्रोड्यूसर है उसको अमेरिका में बेचना हो तो वो बेच सकेगा फॉरेन ट्रेड के हेल्प से, ठीक है। जो डोमेस्टिक मार्केट है उससे बाहर निकलना, इसका मतलब ये है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स जो होता है वो अपना अपना प्रोडक्ट सिर्फ अपने अपने कंट्री में ही नहीं, लेकिन वो बाहर भी अपनी जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज होती है बाहर की उसमें भी बेच सकता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। चलिए, जो बायर्स होगा वो इंपोर्ट जो मतलब जो जहाँ से कंट्री में, अगर यहाँ से एक्सपोर्ट होगा तो कोई कंट्री इंपोर्टर भी होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि उसको भी, जो इंपोर्टर है उसको भी, उसका भी जो चॉइस होगा वो जो एक्सपांड होगा, क्योंकि जो अपनी कंट्री में जो मिलता होगा वो तो प्रोडक्ट होगा ही, जो बाहर के कंट्री से आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, वो उसकी चॉइस को अल्टरनेटिव देगा, ठीक है। तो उसकी चॉइस जो है वो एक्सपांड हो गई। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया ना कि आज हमारे बाजार बदल चुके हैं। पहले क्या था कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें मिल सकती थी, आज हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वेराइटीज़ ऑफ ब्रांड के साथ, ठीक है। तो इस तरह जो इंपोर्टर होता है उसको एक अपना जो चॉइस है उसका एक्सपेंशन होता है, उसको ज़्यादा चॉइसेस मिलती है, सिमिलर प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा कंपनियों की चॉइसेस मिल सकती है, ठीक है। अब चॉइसेस ऑफ मार्केट जब राइज होती है, जब मार्केट में एक ही प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा कंपनी जब कम्पीट करती है, तो क्या होता है कि जो प्राइजेस होती है सिमिलर गुड्स की वो इक्वल हो जाती है, क्योंकि अगर कोई एक कंपनी ज़्यादा चार्ज करने लगेगी तो दूसरी कंपनी का सामान ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। इस तरह से तो मोर और लेस सिमिलर हो जाती है जो प्राइस होती है जो गुड्स की उसकी, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दो कंट्री के, वो कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब वो अगर थाउजेंड्स माइल दूर होते हैं तो भी वो कम्पीट करते हैं। अमेरिका का जो अगर कोई टीवी बनाने वाला होगा और इंडिया में से टीवी बन के अमेरिका में जाएगा, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अमेरिका की कंपनी और इंडिया की कंपनी वो थाउजेंड्स माइल दूर है, ठीक है, बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो कॉम्पिटिशन करेगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉरेन ट्रेड का रिजल्ट ऐसा होगा कि जो मार्केट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेट होते हैं। मार्केट मतलब एकीकृत होते हैं ना, मार्केट इंडिया का अमेरिका में सामान बिकेगा, अमेरिका का सामान इंडिया में बिकेगा। तो इस तरह से फॉरेन ट्रेड एनेबल करता है, जो मार्केट होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक मार्केट में कोई इफेक्ट आती हो तो दूसरा मार्केट भी इम्पेक्ट होता है, ठीक है। इस तरह से ये एक इंटीग्रेशन हुआ फॉरेन ट्रेड का एक रिजल्ट है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, ठीक है। अब हम ग्लोबलाइजेशन, हम तो सुना होगा, हमने वर्ड तो सुना होगा। अब ये है क्या ग्लोबलाइजेशन, ये समझते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, हम पहले समझते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन से। जैसे जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है, और जैसे जैसे फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा उससे क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन और मार्केट ज़्यादा होगा। जो मार्केट इंटीग्रेशन था वो रिजल्ट था किसका, फॉरेन ट्रेड का। और वो फॉरेन ट्रेड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा मार्केट इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक प्रोसेस है, ये जो रैपिड इंटीग्रेशन है उसका ही एक प्रोसेस है। ये जो पूरी प्रोसेस है ना, जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस, उसको ही हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, वैश्विकीकरण बोलते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि इंडिया का अमेरिका में बिक रहा है, अमेरिका का चाइना में बिक रहा है, चाइना का जो रशिया में बिक रहा है, रशिया का वो जो वेनेजुएला में बिक रहा है, ठीक है। ये पूरा जो एक प्रोसेस हुआ, ये जो कंट्रीज जुड़ रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है मार्केट्स का, ये जो प्रोसेस है ये वैश्विकीकरण हम बोलते हैं इसको, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन उसको, ठीक है। और इस ग्लोबलाइजेशन में ये जो एमएनसीज है ना, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही है। जाहिर सी बात है, एमएनसीज के कारण ये, पहले तो एमएनसीज ही सबसे ज़्यादा फॉरेन ट्रेड करती है, ठीक है। चलिए, और जो गुड्स है
और आज जो गुड्स है ज़्यादा अधिक से अधिक जो सामान और सेवाएं आज एक देशों के मतलब जो इंटर इंटर जो कंट्रीज होते हैं, इंटर कंट्रीज आज मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक देशों में से दूसरे देश में और दूसरे में से तीसरे देश में ये मूव कर रही है जो गुड्स और सर्विस है वो। इंडिया में आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और जो जो चाइना में जो प्रोडक्शन का बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। तो इस तरह से जो गुड्स है और उनको सर्विस है वो मूव कर रही है एक देशों में से दूसरे देशों में, ठीक है। चलिए, ये ग्लोबलाइजेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। अब एक और रास्ता है जिससे कंट्रीज कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। जो एक तो देखा हमने कि एक प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचना और दूसरे प्रोडक्ट को मतलब ये सर्विस को तीसरे देश में बेचना, ये तो एक मेथड है कि जो कंट्रीज होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और दूसरा एक रास्ता है कि पीपल जो होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं, ठीक है। कोई अच्छी मतलब इंडिया से कोई अमेरिका जाता है, इंडिया से कोई जो जो कनाडा जाता है अच्छी जो एजुकेशन लेने, अच्छा बेटर जॉब लेने, इनकम लेने, ठीक है। बेटर एजुकेशन के जो अपेक्षा होती है उनको, इस तरह से, ठीक है। इस तरह भी लोग जुड़ते हैं, ठीक है। इंडिया के ज़्यादा लोग अमेरिका में होंगे, मतलब एक कनेक्शन हुआ ना इंडिया का अमेरिका के साथ। इंडिया के ज़्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया में होंगे, तो एक ये भी एक हमारा जो हम कहते हैं कि इंडिया के लोग ज़्यादा होंगे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जापान में भी होंगे, ठीक है। इस तरह से भी कंट्रीज कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। लोग क्यों जाते हैं ये ऐसा ऐसा क्यों करते हैं कि उनको बेटर एजुकेशन चाहिए, बेटर इनकम चाहिए, इसी रीज़न बेटर जॉब उनको मिल सकती है, इस रीज़न के कारण वो दूसरे देशों में जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसीलिए जाते हैं लोग, ठीक है। और जो पास्ट जो पिछले कुछ दशकों में क्या है कि विभिन्न प्रतिबंधों के कारण जो जो कंट्रीज मतलब जो आज भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो अपनी जो माइग्रेशन पॉलिसीज है उनको चेंज कर रहा है, जो वीज़ा चेंजेस कर रहा है, ठीक है। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं हुआ है, जितना माइग्रेशन था उतना ही रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि कंट्री भी अपना, अगर बहुत ज़्यादा लोग एक कंट्री में से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो क्या होता है कि वो कंट्री का अपना जो लोकल मार्केट होता है वो भी थोड़ा डाउन हो जाता है, जो जॉब मार्केट होता है उनके लोगों को जॉब कम मिलने लगेगी, ठीक है। इस मतलब ऐसे कई फैक्टर होते हैं, ठीक है। इससे जो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनके कारण आज बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला है ये जो माइग्रेशन है उसको, ठीक है। चलिए, अब ग्लोबलाइजेशन को सक्षम कौन बनाता है, ऐसे कौन से फैक्टर है जिससे जो ग्लोबलाइजेशन है वो पॉसिबल होता है, ठीक है। पहला है टेक्नोलॉजी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट। आज ट्रांसपोर्ट हम बात करें कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर हमारे पास कोई शिपिंग की कोई टेक्नोलॉजी ना हो और कोई एयर ट्रांसपोर्ट की कोई टेक्नोलॉजी ना हो, मतलब कोई हमारे देश से कोई दूसरे देश में अगर कोई कमोडिटी जा ही ना सके, हम ट्रांसपोर्ट ही ना कर सके, तो क्या ग्लोबलाइजेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। आज इंडिया में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सर्विस सेक्टर बहुत ही बड़ा है इंडिया का, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है हमारी कंट्री में, इसके कारण ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है इंडिया के सर्विस सेक्टर का, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। दूसरा कारण है मतलब ये पहला फैक्टर हुआ टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, लोग कनेक्ट होते जाते हैं, ठीक है। दूसरा है लिबरलाइजेशन इन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। अगर हमारी कंट्री सब कुछ बंद कर दे कि नहीं, कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में ट्रेड भी नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, तो क्या होगा कि फॉरेन वो हम आइसोलेटेड हो जाएंगे पूरी कंट्री में, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ लिबरलाइजेशन का, जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है वो कम कर दी, ठीक है, टैक्स रिडक्शन कर दिया, जो ये टैक्स को हम ट्रेड बैरियर भी बोलते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है ट्रेड बैरियर, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। टैक्स रिडक्शन हुआ तो उससे क्या हुआ कि जो फॉरेन की जो प्रोडक्ट होगी वो इजीली हमारी कंट्री में पेनिट्रेट कर पाएंगी, ठीक है। तो टैक्स रिडक्शन हुआ तो मतलब लिबरलाइज हुआ, हमारी कंट्री लिबरलाइज बनी कि दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट को उसने आने दिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद जो जो बैरियर्स थे ना, जो बहुत ज़्यादा बैरियर्स लगाए थे, उस अब हमारी कंट्री अभी फ्रेजाइल जो सिचुएशन से उसमें से पास हो रही थी, अभी सिर्फ आज़ादी हुए थे हम, ठीक है। और फॉरेन मार्केट्स जो थे, फॉरेन जो प्रोड्यूसर थे वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गए थे, ठीक है। तो वो उसका चांसेस था कि वो अपनी प्रोडक्ट को इंडिया में सबसे ज़्यादा बेचे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी कंट्री ने भी कुछ बैरियर रखे थे, हायर टैक्स लगा दिया, ठीक है। मतलब ये जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि जो बाहर से आ रही जो प्रोडक्ट होगी वो महंगी हो जाएगी और जो डोमेस्टिकली बनी है प्रोडक्ट वो सस्ती रहेगी, ठीक है। इस तरह के जो बैरियर्स हम कहते हैं उसको ट्रेड बैरियर्स हम बोलते हैं,
ठीक है, वो फॉरेन ट्रेड में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगा दिए थे। ठीक है, ये एक उस वक्त के, आज हम देख सकते हैं, आज हम अगर बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, लेकिन उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो ये एक ज़रूरी कदम भी था। वरना क्या होता कि जो डेवलप्ड कंट्री के प्रोडक्ट्स थे वो हमारी कंट्री को इनंडेट कर देते थे। ठीक है, और वो हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स है उनको नुकसान होता उससे। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंस के बाद तो ये थोड़ा मतलब कम लिबरल था हमारा कंट्री। जो 1991 के बाद लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हम बोलते हैं ना, 1991 के बाद आए। ठीक है, तो उसके बाद हमने अपनी पॉलिसीज चेंज की, हमारा कंट्री लिबरल बना। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि अब टाइम आ गया है कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को ग्लोबल प्रोड्यूसर्स के साथ कंपीट करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स है वो भी हमारी कंट्री में एंटर करनी चाहिए। ठीक है, कम हमें टैरिफ लगाने होंगे, कम जो भी ट्रेड बैरियर्स होंगे वो हमें लगाने होंगे, ताकि जो फॉरेन की जो भी सर्विसेज है और गुड्स है वो हमारी कंट्री में आ पाए। ठीक है, ये एक तरह का लिबरलाइजेशन हुआ। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया गया था कि गवर्नमेंट को ऐसा अब लगने लगा था कि जो कंपटीशन होगी, जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उनका परफॉर्मेंस बढ़ाएगी। जाहिर सी बात है, कोई अगर कॉम्पिटिटर आएगा तभी हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स का एक तरह से देखा जाए तो वो भी एनकरेज होगा अपनी प्रोडक्ट अच्छी बनाने के लिए, तभी तो बिकेगी, वरना फॉरेन की प्रोडक्ट लोग खरीदने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए कंट्री ने लिबरलाइजेशन शुरू किया था। ठीक है, इससे क्या हुआ, इस डिसीजन से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, बड़े बड़े जो विदेशों के ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको सपोर्ट मिला कि वो अब इंडिया में आ सकेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विस जो है इंडिया में बेच सकेंगे। ठीक है, चलिए, और जो इस तरह से जो लिबरलाइजेशन हुआ, जो बैरियर्स थे फॉरेन ट्रेड के, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो भी टेरिफ होंगे और जो कैप होगा, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अगर बैन हो गया होगा और बहुत ही लिमिट वाला कैप लगाया होगा गवर्नमेंट ने, तो वो रिमूव कर दिया। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा रिमूव नहीं किया, मगर काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुड्स था अब इंपोर्ट कर सकेंगे जो इंडिया में। ठीक है, एक्सपोर्ट भी इजीली कर सकेंगे। ठीक है, जो फॉरेन कंपनीज है वो भी इंडिया में फैक्ट्रीज और ऑफिस अपनी शुरू कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मतलब लिबरलाइज हुआ थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, अब जो रिमूव, जो बैरियर्स, जो रेस्ट्रिक्शंस थे, जो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड्स पे, उनको हटाने का जो काम है ना, उसको ही हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण हम बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस जो है उसी को हम उदारीकरण बोलते हैं। ये हम सोचते हैं कि लिबरलाइजेशन, ये जो ट्रेड बैरियर हटाने की जो प्रोसेस है उसको ही हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, जो पूरा का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना कंट्रीज के बीच में, उस पे ये मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, चलिए, जो लिबरलाइजेशन है, जो फॉरेन ट्रेड, वो जो लिबरलाइजेशन हुआ हमारी कंट्री में फॉरेन ट्रेड का और इन्वेस्टमेंट का जो इंडिया में, उसने क्या किया कि बहुत बड़े बड़े पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट क्यों किया कि जो अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी गुड्स और अपने प्रोडक्ट्स और सेवाएं इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं कि ये जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, वो सब नुकसानकारक होती है अपने कंट्री के लिए भी और अपने के लिए भी। ठीक है, तो कोई ये बाधा होनी नहीं चाहिए। ये एक तरह से क्यों कहती है कि उनका प्रॉफिट उससे बढ़ता है। ठीक है, अब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो अपना भी प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये भी कहेंगे कि ये ऐसे बैरियर होने नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, उनका अपना इंटरेस्ट होगा उसमें। ठीक है, कई हद तक ये सही भी होगा। ठीक है, लेकिन उसका अपना इंटरेस्ट भी होगा इसमें प्रॉफिट कमाने का। ठीक है, तो ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, ये ऐसा भी कहते हैं। ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो ऐसा भी कहते हैं कि ट्रेड बिटवीन कंट्रीज फ्री होना चाहिए, ताकि उनको जो भी टैक्स इवेजन हो वो कर सके, जो भी ड्यूटी होगी, इंपोर्ट ड्यूटी, वो ना भरनी पड़े, ये सब उनको प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए भी ये कहते हैं कि ट्रेड जो होना है वो फ्री होना चाहिए। ठीक है, और जो कंट्रीज होते हैं, पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज होते हैं, उनको उदार बनाना चाहिए। जो भी अपनी जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी होती है, जो पॉलिसीज होती हैं उनकी ट्रेड की और इन्वेस्टमेंट की, उनको लिबरल करना चाहिए, ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें से ये एक है। ठीक है,
जो उसका एम क्या है कि पूरा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको लिबरलाइज करना, उसका उदारीकरण करना, ठीक है, इसका ये एक गोल है, ठीक है। इसका इनिशिएटिव किसने लिया था? डेवलप्ड कंट्रीज ने, ठीक है। तो ये और ये करता क्या है कि ये रूल्स एस्टैब्लिश करता है, वो नियम बनाता है, ठीक है, नियम स्थापित करता है, और ये नियमों का पालन करवाया जाता है देशों के पास, ठीक है। जो भी मेंबर कंट्रीज है उसको ओबे करने पड़ते हैं ये रूल, और ये इसका मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। अब ये उसका एक क्रिटिसिज्म ये है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको फ्री ट्रेड फॉर ऑल की पॉलिसी को सपोर्ट उसको अलाउ करना चाहिए, ठीक है। मतलब एक फेयर होना चाहिए, जो भी जो मतलब सब लोगों के लिए इक्वल पॉलिसी इसकी होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हर कंट्री डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, हर कंट्री के लिए इसका जो पॉलिसी होना चाहिए सेम होना चाहिए। लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, ठीक है, और डेवलप्ड कंट्रीज ने आज भी ट्रेड बैरियर्स लगाए रखे हैं अपने मार्केट के लिए। जो अमेरिका होता है ये कैपिटलिस्ट कंट्री है, ठीक है, तो अमेरिका का क्या है कि उनके पास बहुत ट्रेड बैरियर होते हैं, उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि वो इंडिया को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकती, ठीक है। मतलब अपने 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 मार्केट पे वो ट्रेड बैरियर्स लगाए रखते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनको वो फोर्स करते हैं कि आप अपने ट्रेड बैरियर हटा दो ताकि हमको प्रॉफिट मिल सके। ये एक ऐसा होता है, ठीक है। ये इसका क्रिटिसिज्म है बहुत बड़ा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें एक क्रिटिसिज्म ये रहता है कि उसमें जो पावरफुल कंट्रीज है उनका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। मतलब ये थोड़े थोड़े बायस्ड तो होते ही है, ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यूएन में भी ऐसा क्रिटिसिज्म आता है, ठीक है। चलिए, तो मतलब आप मोटे मोटे तौर पे समझ सकते हैं ना कि जो WTO का क्रिटिसिज्म है कि वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपना व्यापार बचाने के लिए ट्रेड बैरियर्स लगाती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के पास से वो ट्रेड बैरियर हटवाना चाहती है, ठीक है। चलिए, अब ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पेक्ट क्या हुआ है हमारी कंट्री में वो हम देखते हैं कि जाहिर सी बात है, जो हमारे जो उपभोक्ता है उसके लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हुए, ज़्यादा ब्रांड है, हम आज ज़्यादा ब्रांड्स के पास से हम खरीद सकते हैं, ठीक है। अब प्राइस भी कम होती है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगी ब्रांड्स के बीच, ठीक है, प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। अब जो हम इम्पैक्ट्स गिने तो क्या है कि जो MNCs है उन्होंने इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। पिछले 15 साल में हम देखें तो उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि उसमें वो बढ़ाया क्यों है कि उनको बेनिफिट मिलता होगा तभी उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया होगा, ठीक है। तो MNCs इस इंडिया में इंटरेस्टेड क्यों है कि सेल फोन और ऑटोमोबाइल, कार, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड सर्विसेज, ठीक है, और ये सब बेचने के लिए वो प्रोवाइड करने के लिए वो इंटरेस्टेड है। उनको उस इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है, आपको पता है, तो सेल फोन और ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा पॉपुलेशन में बेचेंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्योंकि इंडिया में क्या है कि जो वेल ऑफ बायर्स है इंडिया में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा बेस है। मगर आप मोबाइल फ़ोन को देखें तो सबके पास होगा, ठीक है। पूरी पॉपुलेशन में शायद बहुत कम ऐसी प्रोपोर्शन होगा जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेने वाले होंगे इस प्रोडक्ट को, ठीक है। इसलिए वो कंट्री ये जो MNCs होती है वो इंडिया में बेचने के लिए उत्साहित होती है, ठीक है। इसलिए वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो नई नई जॉब्स भी क्रिएट होती है, ठीक है। वो प्लांट लगाएगी अपनी कंट्री में, सर्विस देना शुरू करेंगी, तो उसके लिए उसको ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए ना कंपनियों को, MNCs को, ठीक है। तो ये मतलब ये नई जॉब क्रिएट करती है, ठीक है। और जो लोकल कंपनी होती है, जो लोकल जो मतलब कोई एक कंपनी MNC होती है वो कई लोकल कंपनियों पे भी निर्भर होती है, ठीक है। वो सब कुछ अपने आप तो नहीं बना सकती, रॉ मटेरियल कोई अलग कंपनी से लेती होगी, जो भी कोई अलग सर्विस होती है वो कोई अलग लोकल कंपनी से लेती होगी, इस तरह से इसका काम रहता है, ठीक है। तो जो लोकल कंपनीज को भी वो प्रॉस्पर होने का, समृद्ध होने का मौका मिला है, क्योंकि वो जो कोई बड़ी कंपनी इंडिया में आएगी तो वो लोकल कंपनियों से रॉ मटेरियल खरीदना शुरू करेंगी, ठीक है। तो जो छोटी कंपनी होगी, लोग जो रॉ मटेरियल बेचती है उसको भी समृद्ध होने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब ये दूसरी इफेक्ट क्या आई है, जो टॉप इंडियन कंपनीज है उनका भी जो बेनिफिट मिला है इंक्रीज्ड कंपटीशन के कारण, उनको भी प्रतिस्पर्धा के कारण जो इंडिया की भारतीय कंपनियां हैं उनको भी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने में सफल रही है। जो ऐसा क्यों है कि नई नई तकनीक आई है, जो MNCs आती है वो तकनीक लाती है, उत्पादन विधियों में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, अपने उत्पादन प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बढ़ाती है, ठीक है, मतलब ओवरऑल क्वालिटी जो प्रोडक्ट की होती है वो बढ़ाती है, ठीक है। तो और कई कंपनियों ने
जो कुछ विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग भी किया है, मतलब टाई अप कर लेते हैं, कोलाब्रेशन कर लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है। वो इंडिया की जो बड़ी कंपनी है, मतलब वो इन्फोसिस है, टाटा है, ये सब भी ये जो लिबरलाइजेशन के बाद जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में एंटर हुई, इनके कारण ये सब कंपनी भी बड़ी बनने में उनको मदद मिली है, ठीक है, कंपटीशन के कारण, ठीक है। चलिए, अब ग्लोबलाइजेशन के कारण ये जो इंडियन कंपनीज थी, जो बड़ी बड़ी, उनको भी मल्टीनेशनल बनने का मौका मिल गया, जैसे कि टाटा है और जो इन्फोसिस है, रिलायंस है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के कारण ये इंडियन कंपनी को भी मल्टीनेशनल, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि विदेश की कंपनी इंडिया में आती है, इंडिया की कंपनी में विदेशों में होती है, जैसे रिलायंस, टाटा, ये सब, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण ये पॉसिबल हुआ है कि इंडिया की कंपनी मल्टीनेशनल बन गई, ठीक है। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के कारण एक मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई है, ठीक है। जो सर्विस सेक्टर है जो हमारा ग्लोबलाइजेशन के कारण, उसमें और पर्टिकुलरली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की जो सर्विसेज है, उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई है, ठीक है। जैसे कि बेंगलोर में आप देख सकते हो, बहुत बड़ी आईटी कंपनी होती है, अमेरिका की कंपनियों के लिए काम करते हैं लोग वहाँ पे, ठीक है। जो कॉल सेंटर्स होते हैं और जो प्रोग्रामिंग, मतलब मोटे मोटे तौर पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम होता है, ये सब, ठीक है। जी, मतलब अगर कोई लंदन में जो कंपनी है, उसके लिए कोई इंडियन कंपनी मैगजीन तैयार करती हो, ये उसका एग्जांपल है। कॉल सेंटर्स भी उसका एग्जांपल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कंपटीशन का एक इम्पैक्ट ये एम्प्लॉयमेंट पे पड़ा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट हो गई है वो अनसर्टेन हो गई है, जो जॉब सिक्योरिटी होती है वो कम हो गई है, जो कंपटीशन बढ़ी है उसके कारण। ये कैसे हुआ है, ये मैं बताता हूँ आपको। जो ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या होता है कि जो कंट्री पे होता है, जो कंपनीज होती है, वो उसमें प्रेशर होता है, किसका, कंपटीशन का। इसके कारण जो वर्कर्स की लाइफ होती है ना, उस पर बहुत चेंज आ जाता है, ठीक है। जो जैसे जैसे कंपटीशन ज़्यादा होती है, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, वो कैसे एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करना चाहते हैं कि जो फ्लेक्सिबली उनको एम्प्लॉय कर सके, जब चाहे निकाल सके, जब चाहे हायर कर सके, इस तरह से ये इनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो अब जॉब सिक्योर नहीं रही है, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो कभी भी एम्प्लॉय को निकाल सकते हैं, फायर, जो हम बोलते हैं ना, फायर कर दिया। तो ये सब होता रहता है, ठीक है। ये कंपटीशन का एक जो नेगेटिव पहलू है, नेगेटिव एस्पेक्ट है इसके। जो एम्प्लॉयमेंट की जो जॉब सिक्योरिटी है वो अब नहीं रही है पहले जैसे, ठीक है। जो कंडीशन ऑफ वर्क है वो भी बिगड़ती जा रही है। जो मतलब जो हमने देखा होगा कि वर्कर जो होते हैं बहुत कम वेजेस पे भी काम करते हैं, लॉन्गर वर्किंग आवर पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब, ये जो सर्विस, जो इंडस्ट्रियल यूनिट होती है, सर्विस यूनिट्स होते हैं, उसमें ये सब देखा जाता है, ठीक है। तो जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी, उसमें भी गिरावट आई है, ठीक है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी इसमें रोल है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो बड़ा है हमारी कंट्री में, और जो इंक्रीज हुआ है, वो उसका भी एक रिजल्ट है, ठीक है। कि जो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती तो लोग क्या करते हैं, कोई भी काम हाथ में लेना शुरू कर देते हैं, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब जो कंडीशंस जो वर्क होती है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जो वर्क कंडीशन होती है वो बिगड़ती जा रही है, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के समान होता जा रहा है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े यूनिटों में भी आज, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के यूनिटों में भी आज जो जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, वो भी असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही है, ठीक है। मतलब एक तरह से डिग्रेडेशन देखा जा रहा है कंपटीशन की वजह से, ठीक है। अब निष्पक्ष वैश्वीकरण होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं है, ये एक स्ट्रगल है आज भी, ठीक है। जब मैंने बताया ना कि इसका एक उदाहरण तो पहले ही हमने देख लिया कि जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो अपना ट्रेड बैरियर रखते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री होता है उनके पास से ट्रेड बैरियर ये हटवाते हैं ताकि वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। ये एक फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, निष्पक्ष वैश्वीकरण नहीं हुआ, ठीक है। एक पक्ष को अच्छा प्रॉफिट मिलता है, दूसरे पक्ष का एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये फेयर ग्लोबलाइजेशन एक आज भी एक संघर्ष है, ठीक है। तो आज हम वैश्वीकरण से सभी को अच्छे से लाभ नहीं हुआ, ठीक है। जो अच्छी स्किल वाले, अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, अच्छी स्किल वाले, जिनके पास अच्छे धनवान लोग हैं, उनको ये जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई थी ग्लोबलाइजेशन से, उनको यूज़ करने का मौका मिला। लेकिन जो पुअर लोग थे जी, ठीक है, जो पुअर लोग थे, लिटरेट नहीं थे, उनको इस ग्लोबलाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं मिला है, ठीक है। तो ये एक निष्पक्ष वैश्वीकरण नहीं हुआ, ठीक है। सब लोगों को अच्छे से, मतलब सभी लोगों को समान रूप से ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। कोई एक सेक्शन को इसकी अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ मिला, किसी एक सेक्शन को नहीं मिला, ठीक है। अब जो फेयर ग्लोबलाइजेशन है उसका मतलब क्या है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल क्रिएट करेगा, मतलब हर किसी इंसान के लिए अवसर पैदा होगा,
ठीक है। और बेनिफिट्स जो हो गए उससे जो ग्लोबलाइजेशन के, वो शेड अच्छे मतलब बेहतर तरीके से साझा किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ऐसा करने में कौन सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा? गवर्नमेंट, क्योंकि पॉलिसीज तो गवर्नमेंट ही फॉर्म करती है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड हो या डोमेस्टिक ट्रेड हो, ठीक है, पॉलिसी तो गवर्नमेंट ही फ्रेम करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये फेयर ग्लोबलाइजेशन में किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, सिर्फ इंडिया की नहीं, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए मेजर रोल अदा करती हैं, ठीक है। चलिए, ये कैसे कैसे गवर्नमेंट कैसे कैसे स्टेप ले सकती है फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए? लेबर लॉ ला सकती है अच्छे, ठीक है, कि जो अच्छे लेबर लॉ हो, कि कोई फॉरेन कंट्री की कंपनी आके इंडिया की लेबर को एक्सप्लॉइट ना कर सके, उसको भी फेयर वेजेस मिले, उसको भी अच्छे वेजेस मिले, लो वेजेस पे काम ना करवाए, अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम करवाए, ऐसे लेबर लॉ ला सकती है, ठीक है। दूसरा, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर लगा सकती है कोई भी कंट्री, ताकि जो फॉरेन की कंट्री हो वो लोग डोमेस्टिक मार्केट को एक्सप्लॉइट ना कर सके, फॉरेन जो ऑर्गेनाइजेशंस हो बड़ा या फॉरेन एमएनसी हो, वो लोकल जो मार्केट है उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके, ठीक है। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कंट्री जो होती है वो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, वेरियस सब्सिडी देनी चाहिए, वेरियस लोन्स देनी चाहिए, इस तरह से, ठीक है। उससे क्या होगा कि उनका अपना डेवलपमेंट होगा, वो कॉम्पिटिटिव बनेंगे, ग्लोबल जो प्रोड्यूसर्स है उनके साथ कॉम्पीट कर सकेंगे, ठीक है। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ नेगोशिएट करेंगे, जो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो 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 निष्पक्ष नियमों के लिए वो वहाँ पे बातचीत करेंगे, ठीक है। ये स्टेप से गवर्नमेंट उठाती है, ठीक है। और जो और एक तरीका है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो जिसको थोड़ा अन्याय हो रहा है, जो अनफेयर ग्लोबलाइजेशन का, उनके साथ अलाइन हो और पूरा ग्रुप बनाए और वो साथ में फाइट करे WTO और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि हमारे इंटरेस्ट को भी देखा जाए, ठीक है। तो ये सब मेथड्स होते हैं, गवर्नमेंट ये सब स्टेप्स लेती है, ठीक है, जो फेयर ग्लोबलाइजेशन से उसका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना तक रखते हैं। जो हमने बात की, जो डेवलपमेंट जो हमारा तीसरा चैप्टर था और चौथा चैप्टर में हमने बात की, ठीक है। जो हमारा जो ये लास्ट चैप्टर में हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की, थर्ड चैप्टर में हम मनी और क्रेडिट उसके बारे में हमने बात की, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। अब जो पांचवा चैप्टर है वो हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय।